स्वागत है दोस्तों। आपका मित्र विक्रम आपका स्वागत करता है चैनल कहानी वार्ता पर। और आज शुरू करते हैं डकैती का जादूगर पार्ट 6। देवराज चांद के फोन बंद करते ही जगमोहन कह उठा, तुम खुद को और मुझे भी खतरे में डाल रहे हो। जगमोहन के स्वर में बेचैनी थी। सोहनलाल खतरे में है जगमोहन। देवराज चांद गंभीर था। वो अपने को किसी मुसीबत में फंसा चुका है, पर तुम मुझे और अपने को और भी खतरे में डाल रहे हो ऐसा करके। सोहनलाल को ना बचाए। देवराज चांद ने जगमोहन को देखा। मेरा ये मतलब नहीं था। मैं ये कहना चाहता हूं कि तरीका कोई दूसरा होना चाहिए। तुम्हारे पास कोई तरीका है तो बता दो। जगमोहन देवराज चांद को देखने लगा। मैंने पूरी कोशिश कर ली कि मुझे पता चल सके कि मामला क्या है, परंतु कुछ भी पता नहीं चल रहा। ओमी खुराम नाम का आदमी मेरे से सिर्फ जैम डिमोरा की दौलत मांगे जा रहा है, जो कि मेरे पास नहीं है। वो इस तरह से मांग रहा है जैसे उसे पूरा भरोसा है कि वो दौलत मेरे पास ही है। सोहनलाल उसके पास कैद है। वो कहता है कि कल जैम डिमोरा इंडिया आ रहा है। मुझे नहीं मालूम कि ये जैम डिमोरा कौन है और क्या हैसियत रखता है। मेरे ख्याल में उसके आने पर सोहनलाल की मुसीबत बढ़ सकती है तब। और तुमने उसे कह दिया कि तुम दौलत वापस करने को तैयार हो। तो क्या करता? ऐसा कहना पड़ा। सब कुछ जानने के लिए उनके बीच जाना जरूरी हो गया था। तो तुम उनके पास जाओगे? जगमोहन के होंठ भिज गए। हाँ। देवराज चाह ने सिर हिलाया। फिर क्या होगा? दौलत कहां से दोगे? वहां पहुंचकर ही पता चलेगा कि मामला क्या है। कितनी बड़ी दौलत का मामला है, जैम डिमोरा कौन है, और मैंने पूछा है दौलत कहां से दोगे? वो पैसा वापस मांगेगा। इस बात का फैसला तो वहां पहुंचकर सब कुछ जानने के बाद ही होगा। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। सोहनलाल की जान मुझे खतरे में लगी। दूसरा कोई रास्ता ना हुआ तो दौलत हम अपने पास से भी दे देंगे। जगमोहन कुछ नहीं कह सका। परेशान सा देवराज चौहान को देखता रहा। इतना रिस्क तो उठाना ही होगा। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जगमोहन सोच भरे स्वर में बोला। बेशक, तुम मेरे साथ ही रहोगे। क्या पता वहां कैसा व्यवहार करें। मेरे ख्याल में सब ठीक ही रहना चाहिए, क्योंकि वो लोग आशा कर रहे हैं कि मैं उन्हें दौलत वापस देने वाला हूं। सोहनलाल ने अपने साथ साथ हमें भी मुसीबत में डाल दिया। सोचने की बात है कि सोहनलाल ने उन लोगों को मेरा नंबर क्यों दिया। देवराज चांद ने कहा। वो बुरी तरह फंस गया होगा और चाहता होगा कि हम उसे बचाएं। मेरा भी यही ख्याल है। हम उसे बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। देवराज चौहान उठते हुए बोला, यहां से चलने की तैयारी करो। हमें वहां पहुंचकर सोहनलाल से मिलना है और वहां के हालातों का जायजा लेना है कि हम क्या कर सकते हैं सोहनलाल के लिए। अगला दृश्य। जगमोहन ने शोभा नारायण दास बुटीक के सामने कार रोकी और नीचे गिरे शटर को देखा। सड़क पर से ट्रैफिक बराबर निकल रहा था। दोनों की निगाह बुटीक पर जा रही थी। देवराज चौहान बोला, ओमी खुराम ने कहा था कि यहां पहुंचकर मिस्ड कॉल दे दूं। मैं कुछ और ही सोच रहा हूं। जगमोहन के चेहरे पर सोच के भाव थे। क्या? देवराज चौहान ने जगमोहन को देखा। मैं तुम्हारे साथ भीतर नहीं जाऊंगा। दोनों का एक साथ फंस जाना ठीक नहीं रहेगा। मैं बाहर ही रहूंगा। तुम भीतर जाओ और जो ठीक लगे करो। मैं बाहर रहकर तुम्हारे संपर्क में रहूंगा। अगर तुम मुसीबत में फंसते हो और फोन पर हमारी बात नहीं हो पाती तो तुम्हें और सोहनलाल को यहां से निकालने के लिए मैं कुछ करूंगा। जगमोहन ने कहकर देवराज चौहान को देखा। आइडिया बुरा नहीं है। मैं यहीं उतर रहा हूं। देवराज चौहान ने कार का दरवाजा खोलते हुए कहा, तुम कार को आसपास कहीं भी पार्क कर लो। हर आधे घंटे में हम फोन पर बात करेंगे। देवराज चौहान कार से निकल गया। जगमोहन कार आगे ले गया। देवराज चौहान ने उम्मी खुराम को मिस्ड कॉल दे दी। अगला दृश्य। दो आदमी शटर उठाकर बाहर निकले। देवराज चौहान से आगे बढ़कर एक मिला और उसे भीतर ले गया। शटर बंद हो गया। दोनों देवराज चौहान को लेकर उस कमरे में आ गए जहां सब मौजूद थे।
देवराज चौहान और सोहनलाल की निगाह मिली। उसके बाद देवराज चौहान की निगाह वहां मौजूद छयों के चेहरों पर फिरी। वहां पड़ी रानी ग्रोवर की लाश को भी देखा। देवराज चौहान के चेहरे पर गंभीरता आ ठहरी। उसे समझते देर नहीं लगी कि बीते वक्त में यहाँ काफी कुछ हो चुका है। तभी उसकी निगाह खुली तिजोरी पर पड़ी तो गहरी सांस लेकर रह गया। ओमी खुराम, सैम और अन्य चारों की तीखी निगाह देवराज चौहान पर टिकी थी। तुम हो डकैती मास्टर देवराज चौहान? ओमी खुराम सख्त स्वर में कह उठा। देवराज चौहान ने ओमी खुराम की आवाज पहचान ली। तुम ओमी खुराम हो? मुझसे तुम ही बात कर रहे हो? देवराज चौहान बोला। तुम में ऐसा कुछ खास तो दिखा नहीं कि तुम्हें डकैती मास्टर कहा जाए। खास से तुम्हारा मतलब? अगर मेरे सिर पर सींग होने चाहिए तो वो शुरू से नहीं है। देवराज चौहान मुस्कुराया। बहुत ज्यादा बोलते हो। ओमी खुराम ने शब्दों को चबाकर कहा। तुम्हें मेरी मास्टरी जानने का हक नहीं है। मैं यहां तुमसे तमगा लेने नहीं आया। तीखा बोलता है ये, सैम कह उठा। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई तो ओमी खुराम बोला। तो अपने दोस्त को तुम बाहर छोड़ आए? नजर रख रहे थे? जाहिर है, तभी तो पता चला। वैसे कितने आदमी तुम्हारे साथ हैं? एक ही, जो बाहर है। वो बाहर क्यों रह गया? उसका ख्याल था कि भीतर कोई गड़बड़ हो गई तो दोनों फंस जाएंगे। एक को बाहर रहना चाहिए। हम उसे पकड़कर यहां ला सकते हैं? नहीं ला सकते। कोशिश करके देख लो। अंजाम जो होगा उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। ओमी खुराम ने देवराज चौहान को सिर से पांव तक देखा। जैम डिमोरा की दौलत कहाँ है? ओमी खुराम ने पूछा। ये बाद में पूछना, पहले सोहनलाल से बात। क्या ये बेहतर नहीं होता कि तुम दौलत साथ लाते? इससे हम दोनों का वक्त बचता। देवराज चौहान सोहनलाल की तरफ पलटा और आगे बढ़ता बोला। ये तिजोरी तुमने खोली सोहनलाल? हाँ, सोहनलाल ने कहा। मैंने इनसे बहुत कहा कि तुम्हारा इस मामले से कोई वास्ता नहीं, परंतु विनय बरूटा हवा दे गया कि। विनय बरूटा? देवराज चौहान बोला। इस मामले में विनय बरूटा का क्या है? इस मामले में विनय बरूटा है क्या? पूरी तरह। देवराज चौहान सोहनलाल के पास बैठ गया। तभी ओमी खुराम बोला। तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? ऐसी बातें जिनकी जानकारी तुम्हें पहले से ही। तुम चुप रहोगे? देवराज चौहान ने ओमी खुराम को देखा। तुम बदतमीजी से पेश आ रहे हो देवराज चौहान, सैम ने तीखे स्वर में कहा। तुम लोगों को दौलत वापस चाहिए ना? देवराज चौहान बोला। सैम और ओमी खुराम देवराज चौहान को घूरते रहे। जवाब दो। हाँ, ओमी खुराम बोला। तो मेरी बातों में दखल मत दो। मैं सोहनलाल से क्या बात कर रहा हूं क्या नहीं, ये मत सोचो। देवराज चौहान ने कहा और सोहनलाल से बोला। मुझे सब कुछ बताओ। बाहर जगमोहन है? सोहनलाल ने बेचैन स्वर में पूछा। हाँ। तुमने इस मामले में आकर खुद को खतरे में डाला है। ये तो होना ही था। तुमने मेरा नंबर इन लोगों को दिया तो अब मुझे बीच में आना ही था तुम्हारी खातिर। ये मेरी बात का विश्वास नहीं कर रहे कि तुम्हारा इस मामले से कोई वास्ता नहीं है, ये तो। मुझे हर बात बताओ, सारा मामला बताओ। देवराज चौहान गंभीर स्वर में बोला। सोहनलाल सब कुछ बताने लगा। ओमी खुराम सैम को देखकर बोला। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ये बातें करके देवराज चौहान वक्त क्यों खराब कर रहा है। सब कुछ तो इसने किया। इसे वक्त खराब करने दो। सैम कड़वे स्वर में कह उठा। अब ये हमारे काबू में है। कहाँ जाएगा? इससे दौलत वापस लेनी है तो इसे सहना भी पड़ेगा। एक बार दौलत हाथ लग जाए उसके बाद ये जिंदा नहीं बचेगा। अगला दृश्य। 1 घंटा बीत गया। सोहनलाल और देवराज चौहान में बात हो चुकी थी। देवराज चौहान की समझ में अब पूरा मामला आ गया था कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ और अब क्या स्थिति है। जैम डिमोरा के बारे में भी पता चला और विनय बरूटा का भी पता चला कि इस मामले में उसका कितना और कहां तक दखल है। पावड़े और रघु के बारे में भी जानकारी मिल चुकी थी।
लेदर के उन 3 सूटकेसों में 15-20 अरब के हीरे जवाहरात मौजूद हैं, जिन्हें लेकर पावड़े और रघु न जाने कहाँ गायब हो गए। पावड़े के पीछे विनय बरूटा का हाथ हो तो कोई बड़ी बात नहीं हो। पावड़े से ऐसी किसी बात का आभास नहीं हुआ कि लगता उसके पीछे कोई और है। मुझे तो वो अपने दम पर ही काम करता दिखा, सोहनलाल ने कहा। विनय बरूटा सच में परेशान है या ड्रामा कर रहा है, मैं कुछ कह नहीं सकता। अब तुम्हारी स्थिति क्या है? स्थिति? मतलब कि दौलत मिल जाने पर तुम्हें छोड़ देंगे ये? शायद तब भी न छोड़े। पावड़े से पता लगा था कि जैम डिमोरा बहुत खतरनाक इंसान है। इसका मतलब ये हुआ कि इन्हें दौलत मिले या ना मिले, ये तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। देवराज चौहान कह उठा। लगता तो ऐसा ही है। जैम डिमोरा कल आ रहा है? हाँ, इन्हीं लोगों ने कहा कि वो कल आ रहा है। विनय बरूटा विक्की पावड़े को ढूंढ रहा है। ढूंढ तो रहा है, पर उसका कहना है कि वो कहीं मिल नहीं रहा। क्या पता विनय बरूटा ने उसे अपने पास ही छुपा रखा हो। ये सब मेरा ख्याल है। दूसरी तरफ मैं भी ये भी सोचता हूँ कि पावड़े और रघु के पास कोई जगह नहीं हो सकती जहां इतनी बड़ी दौलत के साथ सुरक्षित छिप जाएं। पर क्या पता उसने पहले से ही लंबी प्लानिंग कर रखी हो कि मेरे से पीछा छुड़ाकर रघु के साथ दौलत को लिए कहीं छिप जाना है। मेरे को तो वो यही कहता रहा कि यहाँ से दौलत लेकर उसके फ्लैट पर जाएंगे और वहीं पर रघु को 10 करोड़ की कीमत के हीरे जवाहरात दे देंगे। परंतु ऐन मौके पर सब कुछ बदल गया। देवराज चौहान के चेहरे पर सोच के भाव उभरे हुए थे। तभी फोन बजा दूसरी तरफ जगमोहन का। ये जगमोहन का दूसरी बार फोन आया था। सब ठीक है कहकर देवराज चौहान ने फोन रख दिया। इस मामले में विक्की पावड़े के पीछे शायद विनय बरूटा ना हो, देवराज चौहान ने कहा। किस दम पर ये बात कह रहे हो? सोहनलाल ने पूछा। अगर ये काम अगर ये काम विनय बरूटा के इशारे पर विक्की पावड़े ने किया होता तो बरूटा पावड़े को तुम्हारे पास कभी नहीं भेजता, क्योंकि तुम्हारा संबंध मुझसे है। अपने काम से बरूटा तुम्हें दूर ही रखता। देवराज चौहान बोला। जो अब हो रहा है उस पर सोचो। संभव है कि विनय बरूटा जैम डिमुरा का ध्यान तुम पर लगा देना चाहता हो कि ये काम तुमने किया हो सकता है। इसी कारण विनय बरूटा ने पावड़े को मेरे पास भेजा, और जब माल हाथ लग गया तो पावड़े मुझे बेहोश कर गया। तुमने कहा पावड़े तुम्हारी जान ले लेना चाहता था। देवराज चौहान के चेहरे पर सोच थी। हाँ, रघु बीच में ना आया होता तो शायद पावड़े मुझे शूट कर देता। अगर पावड़े तुम्हें शूट कर देता तो तब स्थिति दूसरी होती। तब मेरी तरफ किसी की उंगली न उठती, क्योंकि तुम्हारी मौत पर मैं दौलत नहीं लूट सकता। तो क्या मैं ये सोचूं कि तुम्हें जानबूझकर बेहोश करके छोड़ा गया? जानबूझकर कभी नहीं, सोहनलाल ने दृढ़ स्वर में कहा। मैंने विक्की पावड़े की आंखों में देखा था। उसकी आंखों में मौत से भरी शैतानी चमक थी। अगर उस वक्त रघु बीच में ना आता तो पावड़े ने मुझे शूट कर देना था। देवराज चौहान सोहनलाल को देखता रहा, कहा कुछ नहीं। अगर पावड़े मिल जाए तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, सोहनलाल ने कहा। सही कह रहा है। पावड़े ही ये मामला सुलझा सकता है। कहने के साथ ही देवराज चौहान उठ खड़ा हुआ। पर पावड़े को ढूंढोगे कहाँ? सोहनलाल ने बेचैन स्वर में कहा। देवराज चौहान ने उम्मी खुराम, सैम और चारों अन्य को देखा। तुम लोगों का वो साथी जो घायल है वो किस हाल में है? देवराज चौहान ने उम्मी खुराम से पूछा। बेहतर है, कम से कम वो मरने वाला नहीं, उम्मी खुराम ने कहा। अच्छा यही होता कि उसे बेहोश कर देते, पर लगता है तब तुम उसे अचानक सामने पाकर घबरा गए और घातक वार कर दिया। इसे देखो। ओमी खुराम ने अपने क्रोध को दबाते नीचे पड़ी रानी ग्रोवर की लाश की तरफ इशारा किया। इसे मारे बिना भी तुम्हारा काम चल सकता था, पर तुमने। इन सब बातों का मुझे दुख है, लेकिन सच यही है कि मैंने या मेरे किसी साथी ने ये काम नहीं किया, देवराज चौहान गंभीर स्वर में बोला। हम लोगों के बीच कुछ गलत फहमी है जो कि अब बातचीत से दूर हो जाएगी। गलत फहमी? ओमी खुराम के माथे पर बल उभरे। सैम पर निगाह मारी। सैम की आंखें सिकुड़ चुकी थी। हाँ, गलत फहमी, देवराज चौहान बोला।
तुम लोग सोचते हो कि मेरी योजना पर सोहनलाल ने पावड़े को फंसाया और इस तरह मैं जैम डिमोरा की दौलत ले गया, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। ये काम मैंने नहीं किया। मुझे तो सारा मामला अब पता चला है। तुम अब पागलों वाली बात कर रहे हो? सैम फुफकार उठा। तुमने दौलत वापस करने की हामी भरी है, उमी खुराम ने शब्दों को चबाकर कहा। ऐसा कहना पड़ा मुझे क्योंकि यहां आकर मैं सब कुछ जानना चाहता। देवराज चौहान, तुम्हारी ये बेईमानी अब काम नहीं आएगी। तुम पर अब लालच सवार हो गया है। तुम दौलत वापस नहीं लौटाना चाहते, इसलिए ऐसा कह रहे हो। ये मत भूलो कि तुम हमारे पास हो, हमारे कब्जे में हो। हम तुम्हारा ऐसा हाल कर देंगे कि तुम फौरन दौलत हमारे कदमों में रख दोगे। ओमी खुराम ने दरिंदगी भरे स्वर में कहा। अगर तुम हमें जानते होते तो कभी भी अपनी बात से पीछे नहीं हटते। दौलत तो तुम्हें हमारे हवाले करनी ही होगी। इस बात से मैं इनकार नहीं कर रहा, देवराज चौहान ने कहा। क्या मतलब? ओमी खुराम के चेहरे पर सख्ती थी। दौलत मैं वापस कर दूंगा। अभी तो तुम कह रहे थे कि दौलत तुम्हारे पास नहीं है। मेरे पास नहीं है, देवराज चौहान बोला, परंतु दौलत तलाश करके तुम लोगों को वापस कर दूंगा। दौलत तलाश करके? दौलत तलाश करोगे? ये कहकर तुम निकल भागने का रास्ता ढूंढ रहे? मैं सोहनलाल की खातिर यहां आ पहुंचा हूं। इसे मुसीबत में नहीं छोड़ सकता। दौलत मैं तुम्हारे लिए नहीं, सोहनलाल को बचाने के लिए तलाश करने जा रहा हूं। सोहनलाल को कुछ हुआ तो दौलत तुम लोगों को नहीं मिलेगी। उमी खुराम ने सैम से कहा। सुना तुमने ये क्या कह रहा है? ये हमें बेवकूफ बना रहा है, सैम ने कहना चाहा। अगर मैंने बेवकूफ बनाना होता तो मैं यहाँ आता ही क्यों? दौलत मेरे पास नहीं है। इस मामले से मेरा कोई वास्ता नहीं है। मैंने सोहनलाल से अभी जानकारी ली है कि यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन अब सोहनलाल की खातिर इस काम से मेरा वास्ता हो गया है। मैं दौलत को ढूंढ निकालने का काम करूंगा कि सोहनलाल को बचा सकूं। यह हमें बेवकूफ बना रहा है। सैम गुर्रा उठा। मैंने कितनी बार तुम लोगों से कहा था कि देवराज चौहान इस मामले में नहीं है, सोहनलाल कह उठा। पर इसने दौलत वापस करने की बात कही थी, सैम ने दांत पीसे। कहनी पड़ी। ना कहता तो यहां आकर मुझे कैसे पता चलता कि सोहनलाल किस मुसीबत में फंस चुका है, देवराज चौहान बोला। सैम गुस्से से भरा देवराज चौहान की तरफ लपका। तुम झूठ बोल रहे हो। पास पहुंचते ही देवराज चौहान ने हाथ बढ़ाकर सैम को 1.5 कदम पहले ही रोक लिया। सैम का चेहरा गुस्से से सुर्ख था। मेरे पास आकर हालातों को और खराब करने की कोशिश मत करो, देवराज चौहान ने कहा। अब तक जो हालात हैं उन्हें सुधारा जा सकता है। मेरी तरफ से हालात बिगड़ गए तो उन्हें सुधारा नहीं जा सकता। सैम ने दांत पीसकर देवराज चौहान की आंखों में देखा। तुम मुझसे नहीं टकरा सकते, सैम गुर्रा उठा। मेरे बारे में तुम कुछ भी नहीं जानते। मैं तुम्हें क्या तुम झगड़ा करना चाहते हो? देवराज चौहान का लहजा सर्द हो गया। अपनी ताकत दिखाना चाहते हो? सैम, ओमी खुराम बोला, पीछे हट जाओ। सैम बार बार मुट्ठियां भींचते देवराज चौहान को देख रहा था। जैम डिमोरा ने हमें शांति बनाए रखने को कहा है। कल तक सब्र कर लो। जैम डिमोरा आ जाए तो तब जो भी करना। सैम दांत भींचता 5-6 कदम हट गया। सैम पर नजर मारने के बाद ओमी खुराम देवराज चौहान से बोला। अच्छा यही होगा कि तुम अपना फैसला बदलो और दौलत हमारे हवाले कर दो। मैंने जो कहा है वो सच है, परंतु मेरा विश्वास करो कि तुम लोगों को दौलत मिल जाएगी, देवराज चौहान ने कहा। मिल जाएगी? कैसे? मैं दौलत ढूंढ कर तुम लोगों के हवाले कर दूंगा। बहुत विश्वास के साथ कह रहे हो। लेकिन ये काम मैं सोहनलाल के लिए कर रहा हूं। कहना क्या चाहते हो? सोहनलाल को यहां कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सोहनलाल को लूंगा और दौलत वापस दूंगा। सोहनलाल के साथ क्या होगा इसका फैसला तो जैम डिमोरा आकर करेगा, ओमी खुराम ने कहा। जैम डिमोरा से मेरी बात कह देना कि दौलत वापसी के वक्त मैं सोहनलाल को सही सलामत वापस लूंगा और मामला इसके साथ खत्म हो जाएगा। ये बड़ी दौलत का मामला है और जैम डिमोरा जरूर दौलत वापस लेना चाहेगा।
सैम ओमी खुराम को देखकर सख्त स्वर में बोला, तुम इसकी बातों में उलझ रहे हो, ये तुमसे बाद में बात करूंगा सैम। ओमी खुराम गंभीर स्वर में बोला। फिर देवराज चौहान से कहा, मेरी सलाह है कि तुम जैम डिमोरा से उलझने की कोशिश मत करो। तुम कितने भी बड़े डकैती मास्टर क्यों ना हो, लेकिन जैम डिमोरा से बड़े नहीं हो सकते। जैम डिमोरा के हाथ इतने लंबे हैं, तुम सोच भी नहीं सकते कि वो। मैं तो बहुत आराम से बात कर रहा हूँ, देवराज चौहान बोला। कुछ गलत कहा क्या? दौलत देने की बात तो ठीक कही, परंतु सोहनलाल को वापस लेने की बात गलत कह दी। अगर सोहनलाल मुझे वापस नहीं मिलता तो मैं दौलत को तलाश क्यों करूं जैम डिमोरा के लिए? देवराज चौहान ने उमी खुराम की आंखों में देखकर कहा, एक बात और, जैम डिमोरा से कह देना कि सोहनलाल को मैं मरने नहीं दूंगा। इसे यहां से निकाल ले जाना मेरे लिए कठिन नहीं है, परंतु बात अगर खून खराबे के बिना बन जाए तो वो ठीक है। जैम डिमोरा के हाथ कितने भी लंबे हों, लेकिन मुझे अपने छोटे हाथों पर पूरा भरोसा है कि सोहनलाल को बचा ले जाऊंगा। ये हमारे बीच सौदा है। मैं जैम डिमोरा के लिए दौलत की तलाश करूंगा और जैम डिमोरा मुझे सोहनलाल वापस देगा। तुम जैम डिमोरा को चैलेंज कर रहे हो? ओमी खुराम के दांत पिच गए। मैं सिर्फ सौदेबाजी कर रहा हूं। सौदेबाजी ना होने की सूरत में मैं सोहनलाल को यहां से निकालने की कोशिश करूंगा। तुम यहां अकेले हो, बाहर तुम्हारा एक साथी है और इतनी बड़ी बात कह रहे हो। मैंने जो कहा वो तुमने सुन लिया। अब मुझे जवाब दो कि तुम्हारा अंदाज धमकी भरा। ओमी खुराम सख्त स्वर में बोला। तुमने भी तो जैम डिमोरा के लंबे हाथों के बारे में मुझे बताया, तब मैंने कुछ नहीं कहा। तुम जैम डिमोरा को ठीक से जानते नहीं, वरना ऐसा ना कहते। मैं सच में जैम डिमोरा को नहीं ज्यादा जानता। देवराज चौहान का स्वर सामान्य था। तुम लोग, सोहनलाल व्याकुल सा कह उठा, देवराज चौहान को ठीक से नहीं जानते, वरना इस तरह बात ना करते। ओमी खुराम ने कठोर नजरों से सैम को देखा। तुम्हें जैम डिमोरा से सलाह लेनी चाहिए, सैम तीखे स्वर में कह उठा। पहले ये कह रहा था कि दौलत वापस देने को तैयार है, अब कहता है कि ढूंढ के वापस देगा और सोहनलाल को वापस लेगा। ये चालाकी कर रहा है। मुझे तो लगता है जैसे ये कोई खेल खेल रहा है। जैम डिमोरा ही बताएगा कि इसके साथ क्या करना है। तुम यहीं रहो, मैं कमरे के बाहर जाकर जैम डिमोरा से बात करता हूँ। ओमी खुराम फोन निकालते कह उठा। अगर ये कोई उल्टी हरकत करने की चेष्टा करे तो तब तुम कुछ भी कर सकते हो। हमने इसकी तलाशी नहीं ली। सैम की निगाह देवराज चौहान पर जा टिकी। ओमी खुराम ने भी देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान ने उसी उसी पल लटकती कमीज के भीतर हाथ डाला और पैंट में फंसी रिवॉल्वर निकाल ली। तब तक सैम और अन्य दो आदमियों के हाथों में रिवॉल्वर आ चुकी थी। ले लो, देवराज चौहान ने ओमी खुराम से कहा। ओमी खुराम ने रिवॉल्वर लेकर अपनी जेब में रखी और कमरे से बाहर निकल गया। इसी पल जगमोहन का फोन आया। देवराज चौहान ने जगमोहन के फोन का जवाब देने के बाद सिगरेट सुलगाई और नीचे बैठे सोहनलाल के पास जा पहुंचा। मेरी वजह से तुम झंझट में पड़ गए हो, सोहनलाल कह उठा। मुसीबत के वक्त दोस्त ही काम आते हैं, देवराज चौहान ने कहा। मुझे नहीं पता था कि ये सारा मामला इस हद तक बिगड़ जाएगा। ठीक भी हो जाएगा। क्या पता जैम डिमोरा तुम्हारे लिए क्या कहता है, सोहनलाल ने चिंतित स्वर में कहा। कोई भी समझदार इंसान इन हालातों में मेरे से बिगाड़ना नहीं चाहेगा, देवराज चौहान बोला। 15-20 अरब की दौलत का मामला है। जैम डिमोरा इतनी बड़ी दौलत खोना नहीं चाहेगा। वो मेरी बात जरूर मानेगा। तुम्हारा मतलब कि दौलत देकर वो मुझे छोड़ देगा? अवश्य, उसे ऐसा करना ही पड़ेगा। देवराज चौहान के चेहरे पर गंभीरता थी। दौलत में विनय बरूटा की टांग फंसी हुई हुई तो तुम्हारे लिए परेशानियां खड़ी हो सकती हैं, सोहनलाल बोला। देवराज चौहान ने सोहनलाल को देखा। क्या पता पावड़े विनय बरूटा के पास हो, तब तुम्हारे लिए काम कठिन हो जाएगा। जैसे भी हो, दौलत तो ढूंढनी है। पावड़े या रघु के बारे में कोई भी बात भूली हो तो बताओ, देवराज चौहान ने कहा। भूली बात?
उन दोनों की कोई खास पहचान वाले जिन्हें खबर हो कि वो कहाँ पर जा सकते हैं, कहाँ मिल सकते हैं? मैं कुछ नहीं जानता। विक्की पावड़े से मैं 6 साल बाद मिला। वो मेरे घर आया। ऐसा ही कुछ रघु के साथ है। सालों से मैं उन दोनों से टच में नहीं था। उनकी पहचान का खास कौन है मैं नहीं जानता। 20 मिनट बाद ओमी खुराम कमरे में आया। वो गंभीर था। देवराज चाहन की निगाह ओमी खुराम पर जा टिकी। अगर तुम दौलत वापस लाकर देते हो तो सोहनलाल तुम्हें मिल जाएगा, ओमी खुराम बोला। ये तुम अपनी तरफ से कह रहे हो या? जैम डिमोरा ने कहा है। जैम डिमोरा को मैं नहीं जानता। क्या उस पर भरोसा किया जा सकता है कि वह जवान का पक्का है? देवराज चाहन ने पूछा। दौलत तब तुम्हारे पास होगी। सोहनलाल मिले तो दौलत देना। ये तो लेन देन का सौदा रहेगा। मुझे दौलत से ज्यादा सोहनलाल को सही सलामत वापस पाने की जरूरत है। फिर तो काम बन जाएगा, क्योंकि जैम डिमोरा को सिर्फ दौलत से मतलब है, ओमी खुराम ने कहा। तुम्हारा साथी जो घायल है, क्या नाम है उसका? देवराज चाहन ने पूछा। अज्जू मोरेकर। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। क्यों? वो बता सकता है कि उस पर हमला करने वाला कौन था, वो कितने लोग थे, कैसे दिखते थे। अज्जू की हालत ज्यादा बेहतर नहीं है। मैंने उससे सिर्फ यही बात पूछनी है, देवराज चाहन ने कहा। ओमी खुराम ने सैम से कहा, फोन करके पूछो कि क्या अज्जू से बात हो सकती है। सैम ने फोन निकाला और नंबर मिलाने लगा। ओमी खुराम ने देवराज चाहन से कहा, तुम दौलत कैसे ढूंढोगे? विक्की पावड़े की तलाश करूंगा। वही बता सकता है कि दौलत कहाँ है या उसके पास होगी। विक्की पावड़े रघु के साथ एकाएक लापता हो गया। दोनों कहीं नहीं मिल रहे। हमने भी उन्हें ढूंढा और विनय बरूटा भी उन्हें ढूंढ रहा है। तुम कैसे उन्हें ढूंढ पाओगे? मुझे अपना काम करना आता है, देवराज चाहन ने कहा। जैम डिमोरा को विनय बरूटा के बारे में सोचना चाहिए। विक्की पावड़े ने जब जैम डिमोरा की दौलत पर हाथ डाला तो वो तब विनय बरूटा के टच में था। विक्की पावड़े ने जब जैम डिमोरा की दौलत पर हाथ डाला तो वो तब विनय बरूटा के टच में था। जैम डिमोरा को उसका काम मत सिखाओ, ओमी खुराम तीखे स्वर में बोला। तभी जगमोहन का फोन आया। मैं कुछ ही देर में बाहर आने वाला हूँ, कार लेकर बुटीक के बाहर आ जाओ, कहकर देवराज चाहन ने फोन बंद कर दिया। विनय बरूटा, ओमी खुराम ने कहा, पूरी तरह से जैम डिमोरा के संदेह के घेरे में है। जैम डिमोरा ऐसे लोगों को कभी पसंद नहीं करता जो दोस्ती की आड़ में धोखेबाजी करें। मुझे विनय बरूटा के ठिकाने का पता मिल सकता है? देवराज चाहन ने कहा। क्यों? वो मेरे भी संदेह के घेरे में है। उससे बात करने की जरूरत पड़ सकती है। उससे पूछे बिना तुम्हें उसका पता नहीं बताया जा सकता। तो जब मैं कहूं तब उससे पूछना, अभी नहीं, देवराज चाहन ने कहा। सैम फोन बंद करके बोला, अज्जू नींद की दवा के असर से नींद में है। रात तक की उसकी आंख खुलेगी। ओमी खुराम ने देवराज चाहन को देखा। कोई बात नहीं, मैं उससे कल मिल लूंगा। वो कहाँ पर है? तुम्हें नहीं बताया जा सकता। क्या पता उस पर हमला करने वाले तुम ही हो और उसे मार दो कि तुम्हारी पहचान ना हो सके। इसलिए जब तुम अज्जू से पहली मुलाकात करोगे तो हम तुम्हारे साथ होंगे। मुझे कोई एतराज नहीं। इस बारे में मैं तुम्हें कल फोन करूंगा, देवराज चाहन ने कहा। कल जैम डिमोरा आ रहा है। जैम डिमोरा से मेरा कोई मतलब नहीं। सोहनलाल का पूरा ध्यान रखना। देवराज चाहन ने सोहनलाल को देखा। तुम्हें विश्वास है कि तुम पावड़े और दौलत को ढूंढ लोगे? ओमी खुराम ने गंभीर स्वर में पूछा। पावड़े का तो पता नहीं, लेकिन दौलत ढूंढ लूंगा, देवराज चाहन ने सामान्य स्वर में कहा। सोहनलाल को बचाना है तो दौलत ढूंढनी ही पड़ेगी। इस दौरान ऐसा कोई काम मत करना कि मेरी तलाश में दिक्कत आ जाए। ओमी खुराम ने कुछ नहीं कहा, फिर एक आदमी को देखकर बोला, देवराज चौहान को बाहर छोड़ाओ। वो आदमी देवराज चौहान को लेकर वहां से चला गया। ये इंसान मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगा, सैम होंठ भींचे कह उठा।
हमें उसका काम देखना है कि वो अब क्या करता है। उधर विनय बरूटा पावड़े को ढूंढ रहा है। मेरे ख्याल में कोई ना कोई विक्की पावड़े को ढूंढ लेगा, और अगर पावड़े देवराज चाहन या विनय बरूटा में से ही किसी के पास हुआ तो, सैम ने व्यंग से कहा। ओमिखराम ने सैम को देखकर गंभीर स्वर में कहा, सब कुछ हमें ही हल नहीं करना है। कल जैम डिमोरा इंडिया पहुंचकर खुद ही इस मामले को संभाल लेगा। जैम डिमोरा ने कहा है कि सावधानी के नाते सोहनलाल के साथ इस जगह को फौरन छोड़ दें। देवराज चांद सोहनलाल को छुड़ाने के लिए कुछ भी कर सकता है। हो सकता है कि तैयारी के साथ यह हमला कर दे। जैम डिमोरा ने हमें सतर्कता इस्तेमाल करने को कहा है। तो निकलो यहां से, उस बंगले पर चलते हैं जो जैम डिमोरा ने अपने लिए खरीदा है, सैम बोला। जैम डिमोरा ने भी वहीं जाने को कहा है, उम्मी खुराम ने कहा, और नजरें सोहनलाल पर टिकी। सोहनलाल को संभालो, सैम ने अपने साथियों से कहा। हमें अभी ये जगह छोड़नी है। सोहनलाल उठ खड़ा हुआ। अगला दृश्य। जगमोहन ने देवराज चाहन के भीतर बैठते ही कार आगे बढ़ा दी। सोहनलाल कैसा है? जगमोहन ने एक पल के लिए देवराज चाहन के चेहरे पर नजर मारी। ठीक है, कहते हुए देवराज चाहन ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। चेहरे पर गंभीरता थी। भीतर क्या हुआ? बांद्रा की चांद सोसाइटी में चलना है, देवराज चाहन बोला। फ्लैट नंबर 213। वहां क्या है? वो विक्की पावड़े का फ्लैट है। वहां क्या हुआ? देवराज चाहन ने बताया, सब कुछ बताया। कोई बात भी नहीं छूटी जो देवराज चाहन को मालूम थी। आधा घंटा देवराज चाहन बताता रहा। इतने में बांद्रा आ पहुंचा। जगमोहन ने चांद सोसाइटी के बाहर कार रोक दी। सामने ही सोसाइटी के 7 मंजिला फ्लैट बने नजर आ रहे थे। सब कुछ सुनने के बाद जगमोहन गंभीर स्वर में कह उठा, सोहनलाल ने बहुत बड़ा हाथ मारने की कोशिश की। वो विक्की पावड़े का प्लान था, देवराज चांद बोला। अचानक ही पावड़े सोहनलाल के प्रति इतना क्यों बदल गया कि उसे शूट कर देना चाहता था? पावड़े की नीयत बदल गई होगी। वो सारी दौलत का मालिक बन जाना चाहता होगा। सोहनलाल चोट खा गया और फंस भी गया। भुगते अब, जगमोहन ने झल्ला कर कहा। हमें सोहनलाल की सहायता करनी है, वरना उसका बचना कठिन हो जाएगा। जैम डिमोरा छोड़ेगा नहीं उसे। जैम डिमोरा है कौन? सोहनलाल ने बताया कि वो हांगकांग के अंडरवर्ल्ड का नामवर बंदा है। ड्रग्स के धंधे से जुड़ा है, परंतु हांगकांग में रहना कठिन हो गया तो विनय बरूटा की सलाह पर उसने हिंदुस्तान में बस जाना ठीक समझा और अपनी दौलत का कुछ हिस्सा हिंदुस्तान भेजा है। लेकिन उसकी दौलत के साथ ये सब हो गया। जैम डिमोरा स्वयं कल इंडिया पहुंच रहा है। सोहनलाल को जैम डिमोरा के बारे में कैसे पता? पावड़े ने उसे बताया। देवराज चांद ने कश लिया और चांद सोसाइटी के फ्लैटों की तरफ देखा। ये सब तो ठीक है, पर अब हम क्या कर सकते हैं इस मामले में? जगमोहन ने उलझन भरे स्वर में कहा। सोहनलाल को बचाना है। वो जैम डिमोरा के कब्जे में है जगमोहन। तो पावड़े और रघु दौलत के साथ गायब हैं। उन्हें ढूंढना होगा। उनसे दौलत लेकर जैम डिमोरा के हवाले करनी होगी, तभी। ये आसान काम नहीं है, जानता हूं, पर यही एक रास्ता है हमारे पास सोहनलाल को बचाने का। तो पावड़े को ढूंढने की खातिर उसके फ्लैट पर जाना चाहते हो? वो क्या दौलत के साथ अपने फ्लैट में बैठा होगा? हमें उसके फ्लैट की तलाशी लेनी है। संभव है ऐसा कुछ मिले कि मालूम हो वो इस वक्त कहां पर है। मेरे ख्याल से कोई फायदा नहीं होने वाला। कहीं से तो पावड़ी की तलाश शुरू करनी ही है। देवराज चांद ने कार का दरवाजा खोला। ऐसे में उसका फ्लैट क्या बुरा है? हम, जगमोहन देवराज चांद को देखा, ये काम सोहनलाल को छुड़ाने के लिए कर रहे हैं? हाँ। सोहनलाल उसी शोभा नारायण दास बुटीक के भीतर कैद है? हाँ। तो हम उसे वहां से निकाल सकते हैं? ये खतरनाक होगा, देवराज चांद ने कहा। परंतु छोटा रास्ता है, हम सोहनलाल को वहां से आसानी से निकाल सकते हैं। इस तरह सोहनलाल की जान खतरे में पड़ सकती है। वहां कई लाशें गिरेंगी। तब भी ये आसान रास्ता होगा, वरना हम कब तक पावड़े और रघु की तलाश में दौड़ते रहेंगे। ये राह आसान नहीं होगी।
15-20 अरब की दौलत क्या वो लोग आसानी से हमें दे देंगे? जबकि मुझे तो कुछ और ही महसूस हो रहा है। क्या? इस मामले में विनय बरूटा का दखल है। एक तरफ से वो जैम डिमोरा का दोस्त बना हुआ है तो दूसरी तरफ वो विक्की पावड़े से काम ले रहा था। पावड़े सफलता से जैम डिमोरा की दौलत ले गया। बात तो विनय बरूटा पर आती है। कोई बड़ी बात नहीं कि पावड़े के पीछे विनय बरूटा हो। बरूटा के इशारे पर ही पावड़े काम कर रहा हो। जगमोहन ने कहा, इस वक्त विनय बरूटा ने दौलत संभाल रखी हो और पावड़े और रघु उसकी छत्र छाया में विस्की और मुर्गे उड़ा रहे हो। ऐसा हुआ तो हमें विनय बरूटा से निपटना होगा, देवराज चौहान ने कहा। वही तो मैं कह रहा हूं कि इस तरह मामला लंबा और खतरनाक हो जाएगा। बरूटा अपने हाथ से दौलत जाने नहीं देगा। देवराज चौहान ने मुस्कुराकर जगमोहन को देखा। जगमोहन ने भी देवराज चौहान को देखा। तुम ठीक कहते हो कि सोहनलाल को वहां से निकाल लेना ही आसान रास्ता है, देवराज चौहान बोला। शुक्र है तुमने मेरी बात मानी तो। जगमोहन ने गहरी सांस ली। रात को हम तैयारी के साथ बुटीक में सोहनलाल को निकालने चलेंगे। शाम तक हम ये तय कर लेंगे कि कहाँ से हमने बुटीक में प्रवेश पाना है। वहां 5 लोग हैं, ओमी खुराम, सैम और 3 अन्य। सोहनलाल को बचाने में जरूरत पड़ी तो इन्हें शूट भी कर देंगे। सोहनलाल के पास दौलत नहीं है। हम इस काम में शामिल नहीं रहे। असल मामला क्या है ये देखना जैम डिमोरा का काम है, हमारा नहीं। अगला दृश्य। भीतर जाने का वही रास्ता पसंद किया जहां से शीशा काटकर सोहनलाल, पावड़े और रघु ने भीतर प्रवेश किया था। उस रास्ते को जगमोहन ने शाम होने के वक्त ढूंढ लिया था। रात 10 बजे देवराज चौहान और जगमोहन ने बेहद सावधानी के साथ उसी शीशे के शोकेस से भीतर प्रवेश किया और बुटीक के भीतर आ गए। दोनों ने रिवॉल्वरें निकाल ली। वो दबे पांव चलते अंधेरे में रास्ता तय करते उस कमरे तक आ पहुंचे जहां दिन में देवराज चौहान गया था। परंतु कमरे में अंधेरा पाकर वो दोनों बाहर ही ठिठक गए। देवराज चौहान ने जगमोहन को आगे बढ़ने से रोका। क्या हुआ? जगमोहन ने फुसफुसाकर पूछा। कमरे में अंधेरा नहीं होना चाहिए। देवराज चौहान का स्वर धीमा था। तुम्हें यकीन है कि दिन में तुम इसी कमरे में आए हो? यहीं आया था। भीतर से कोई आहट भी नहीं आ रही। दोनों बाहर दरवाजे के पास ही ठिठके रहे। कई पल बीत जाने के बाद देवराज चौहान ने कहा, तुम यहीं रुको, मैं भीतर जा रहा हूं। जगमोहन रिवॉल्वर थामे वहीं टिक गया। देवराज चौहान आगे बढ़ा और खुले दरवाजे से भीतर प्रवेश कर गया। एकाएक उसे स्पष्ट एहसास हुआ कि वहां कोई भी नहीं है। किसी तरह लाइट का स्विच ढूंढकर वहां रोशनी की। कमरा पूरी तरह खाली था। चेयर वगैरह, तिजोरी, हर जगह हर चीज मौजूद थी, परंतु वहां कोई नहीं था। रानी ग्रोवर की लाश भी वहां मौजूद नहीं थी। तब तक जगमोहन भी भीतर आ गया। वो लोग ये जगह छोड़ गए हैं, जगमोहन कह उठा। हाँ, इसी से पता चलता है कि जैम डिमोरा सच में खतरनाक आदमी है। वो आने वाले वक्त की पहले सोच लेता है, देवराज चौहान ने कहा। जैम डिमोरा को शक होगा कि हम ऐसा कर सकते हैं, तभी उसने जगह खाली करवा दी। हम तो सोचे बैठे थे कि सोहनलाल को यहां से निकाल ले जाएंगे। जैम डिमोरा शातिर इंसान है। जगमोहन खुली तिजोरी को देखते बोला। अब क्या करना है? दौलत को ढूंढना होगा, पावड़े को ढूंढना होगा, विनय बरूटा को चेक करना होगा। यही रास्ता है हमारे पास। अगर सोहनलाल को ढूंढे कि उसे कहाँ रखा, यह बेहद कठिन काम है। अब जैम डिमोरा हमें सोहनलाल की हवा नहीं लगने देगा, देवराज चांद ने होंठ भींचकर कहा। मतलब कि रास्ता लंबा हो गया हमारा, पर मेरा यकीन करो ये सब किया धरा विनय बरूटा का ही है। उसने ही जैम डिमोरा की दौलत पर हाथ मारने की योजना बनाई और उसी ने पावड़े को सुझाव दिया कि इस काम में सोहनलाल का इस्तेमाल करे। अच्छा यही होगा कि हम विनय बरूटा को टारगेट करें, उसे ही। काम हम विक्की पावड़े से शुरू करेंगे। उसका संबंध विनय बरूटा से हुआ तो हमें पता चल जाएगा, देवराज चांद ने कहा। अगला दृश्य। अगले दिन सुबह 9 बजे देवराज चौहान और जगमोहन बांद्रा की चांद सोसाइटी पहुंचे, जो कि काफी पुरानी सोसाइटी थी। कई जगह से प्लस्तर उधेड़े दिखाई दे रहे थे। सोसाइटी के गेट का पल्ला टूटा हुआ था और उसके पास ही दीवार के सहारे खड़ा कर रखा था।
प्लास्टिक की पुरानी कुर्सी पर सादी पैंट कमीज पहने एक वॉचमैन बैठा था, जो कि ड्यूटी पर कम और नींद में ज्यादा लग रहा था। जब वो कार भीतर ले जा रहे थे तो पूछना तो दूर, उसने कार को देखा तक नहीं। सोसाइटी के भीतर कार रोककर वो बाहर निकले और 213 नंबर का फ्लैट ढूंढने लगे, जो कि बिल्डिंग के पीछे था। दूसरी मंजिल पर बने इस फ्लैट तक जाने के लिए उन्होंने सीढ़ियों का इस्तेमाल किया। लिफ्ट खराब पड़ी थी। भीतर बाहर कहीं भी चौकीदार नहीं था। लोग आ जा रहे थे। जल्द ही वो 213 नंबर फ्लैट के दरवाजे पर खड़े थे। देवराज चौहान आसपास देखते जगमोहन से बोला, दरवाजे का लॉक खोलो। जगमोहन ने जेब में से मुड़ी तुड़ी तार बाहर निकाली। उस वक्त गैलरी में दो लोग आ जा रहे थे। मौका मिलते ही जगमोहन अपने काम में लग गया। की होल में तार का कोना डालकर उसे खास अंदाज में घुमाने की चेष्टा में लग गया। आसपास के फ्लैटों के दरवाजे बंद थे। उस वक्त जगमोहन को जबरदस्त झटका लगा जब भीतर से किसी ने फ्लैट का दरवाजा खोल दिया। देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। जगमोहन तार थामे हड़बड़ा कर खड़ा का खड़ा ही रह गया। सामने 55 से 60 तक की उम्र का एक व्यक्ति खड़ा था। वो क्लीन शेव था। उस वक्त उसने शरीर पर बनियान और अंडरवियर पहन रखा था। हाथ में कॉफी का मग था और वो नहाया धोया लग रहा था। वो जो कोई भी हो, परंतु देवराज चौहान इतना तो समझ गया कि वो पावड़े नहीं है। सोहनलाल ने पावड़े का जो हुलिया बताया था, उससे इस आदमी का हुलिया जरा भी नहीं मिलता। इतना कष्ट करने की क्या जरूरत थी? वो व्यक्ति मुस्कुराकर जगमोहन के हाथ में दबी तार को देखता हुआ कह उठा, बेल बजा दी होती, दरवाजा थपथपा दिया होता, मैं खोल देता दरवाजा। जब मैंने मध्यम सी की होल से आवाज सुनी तो समझ गया कि तुम विक्की पावड़े नहीं हो। देवराज चौहान ने कहा, मैं सच में विक्की पावड़े नहीं हूं। उसने मग में से घूंट भरा, फिर पीछे हटता बोला, भीतर आ जाओ। दोनों ने भीतर प्रवेश किया। देवराज चौहान ने दरवाजा बंद कर दिया। सामने छोटा सा ड्राइंग रूम था। साधारण सा पुराना फर्नीचर, साफ सफाई जरा भी नहीं। साथ लगता था एक और दरवाजा दिखा, जो कि यकीनन बेडरूम का ही होगा। आगे बढ़कर देवराज चौहान ने बेडरूम में झांका। कमरा खाली था। वहां कोई व्यक्ति नहीं था। क्या देख रहे हो? उस व्यक्ति ने पूछा। पावड़े को। वो यहां नहीं है। वो होता फिर बात ही दूसरी थी। क्या मतलब? देवराज चौहान की नजरें उसके चेहरे पर टिकी थी। तुम कौन हो? मेरा नाम गिरीश सोनी है। विक्की पावड़े मेरी पुरानी पहचान का आदमी है। 3 महीने पहले पावड़े ने मेरे से 26 करोड़ का नुकसान कर दिया था। वो मैं उससे किसी तरह वसूल करने की फिराक में था, जबकि यह भी जानता हूं कि इतनी बड़ी दौलत लौटाना उसके बस में नहीं है। तभी पावड़े का फोन आया कि उसके फ्लैट पर मंगलवार को पहुंच जाऊं। वो मेरा 26 करोड़ दे देगा। तो मैं कल से यहाँ हूं। जब आया तो फ्लैट का दरवाजा बंद था। वो मैंने जैसे तैसे खोल लिया। आज मंगल का बुध हो गया। इसी इंतजार में बैठा हूं कि पावड़े कभी 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 भी आ जाए। देवराज चौहान और जगमोहन की नजरें मिली। तो तुम्हें पावड़े ने फोन करके बुलाया? हाँ। फोन कब आया था? शुक्रवार को। देवराज चौहान ने हिसाब लगाया कि तब तक तो पावड़े ने दौलत लूटी भी नहीं थी। पावड़े ने तुम्हें 4 दिन पहले फोन कर दिया कि मंगलवार को उसके फ्लैट पर 27 करोड़ लेने आ जाना। हाँ। मैं सोच रहा था कि उसने मोटा हाथ मारा होगा कहीं पर वो यहाँ है ही नहीं। इंतजार कर रहा। उसे फोन कर लेते। गिरीश सोनी एक कुर्सी पर जा बैठा। घूंट भरकर बोला, किया। कई बार किया, पर उसका नंबर नहीं लग रहा। फोन बंद आ रहा है। देवराज चांद ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। तुम लोगों को भी पावड़े ने बुलाया क्या? वो आज यहाँ आ रहा होगा। गिरीश सोनी बोला। देवराज चांद आगे बढ़कर कुर्सी पर बैठ गया। गिरीश सोनी को देखा। जगमोहन फ्लैट का फेरा लगाने लग गया। तुमने अपना नाम गिरीश सोनी बताया? देवराज चांद ने पूछा। हाँ। मुंबई के हो? हाँ। नाम से लगते तो नहीं। मेरे दादा कभी दिल्ली से मुंबई आकर बस गए थे, तब से ही। किस बात का पावड़े ने तुम्हें 26 करोड़ देना है?
उसने मेरा नुकसान किया था, वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। पर तुम कौन हो? यहाँ किस लिए आए हो? मैं पावड़े को ढूंढ रहा हूँ। क्यों? उसने किसी की मोटी दौलत उड़ा ली है। ओह, फिर तो मेरा 26 करोड़ जरूर मिल जाएगा। पावड़े ने किसी की मोटी दौलत उड़ा ली है तो तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो? क्या दौलत छीनने के लिए? गिरीश सोनी की आंखें सिकुड़ी। काश लेकर देवराज चौहान बोला, जिसकी दौलत है उसने मेरे दोस्त को कैद कर लिया है। क्यों? वो भी पावड़े के साथ दौलत के लूट के काम में शामिल था। मतलब कि तुम्हारा दोस्त पकड़ा गया। ऐसा ही समझो। पर मुझे इस मामले से कोई मतलब नहीं, गिरीश सोनी बोला। लेकिन तुम्हारी बात सुनकर अब पावड़े को ढूंढना जरूरी हो गया है, क्योंकि उसके पास पैसा है। वो मेरा 26 करोड़ लुटा सकता है। ज्यादा देर हुई तो वो पैसा गंवा देगा। तुम पावड़े के यहाँ आने का इंतजार कर रहे हो? हाँ। मेरे ख्याल में वो यहाँ नहीं आएगा। कुछ और लोग भी पावड़े की तलाश में हैं। और कौन? ये तुम्हें नहीं बता सकता, देवराज चौहान बोला। पावड़े को कब से जानते हो? 10-12 सालों से। पावड़े के खास पहचान के लोगों के बारे में बताओ। मैं इस हद तक विक्की पावड़े को नहीं जानता। उससे मेरा काम धंधे का ही रिश्ता रहा है। मेरे ख्याल में मेरे 26 करोड़ लुटाने के लिए ही उसने अपनी इस लूट को अंजाम दिया है। वो भी चाहता था कि मेरे नुकसान की भरपाई हो, गिरीश सोनी ने कहा। जगमोहन किचन से निकला तो देवराज चौहान ने कहा, आसपास से पावड़े की जानकारी लो। जगमोहन बाहर निकल गया। देवराज चौहान उठते हुए गिरीश सोनी से बोला, तुमने यहाँ की तलाशी ली? नहीं। क्यों लेता? गिरीश सोनी ने उसे देखा। शायद कुछ ऐसा मिलता कि पता चलता वो कहाँ है या उसकी पहचान वाला कौन है। मैं तो पावड़े के आने का इंतजार में था। देवराज चौहान वहां की तलाशी लेने में जुट गया। ये तुम गलत कर रहे हो। क्यों? पावड़े की गैर मौजूदगी में तुम उसकी चीजों की छानबीन कर रहे हो। तुम उसकी गैर मौजूदगी में अंडरवियर बनियान डालकर बैठ सकते हो, तो मैं भी ये काम कर सकता हूँ। मुझे तो उसने बुलाया था। ये तो नहीं कहा था कि यहीं टिक जाओ। वो नहीं था तो तुम्हें लौट जाना चाहिए था। वो मेरा कर्जदार है। तुमने तो सिर्फ 26 करोड़ लेना है, जबकि मैंने बहुत बड़ी रकम लेनी है। इस तलाशी से मैं तुम्हें रोक भी सकता हूँ, कहकर गिरीश सोनी बेडरूम में आ गया और फौरन ही वापस लौटा। उसके हाथ में रिवॉल्वर दबा था। मैं तुम्हें यहां से बाहर भी निकाल सकता हूँ। देवराज चांद ने खुले दराज से चेहरा घुमाया और गिरीश सोनी को देखा। धमकी दे रहे हो? देवराज चांद बोला। बता रहा हूं, पर ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं है। उसने रिवॉल्वर नीचे की। ये मेरा घर तो नहीं। तुमने अभी तक मेरा नाम मेरा काम नहीं पूछा। देवराज चांद फिर तलाशी में लग गया। पूछ लेना चाहिए था क्या? पूछ लेते तो तुम्हारी तबीयत ठीक रहती। अब तबीयत खराब कहाँ है? रिवॉल्वर जो हाथ में है। गिरीश सोनी ने गहरी नजरों से देवराज चौहान को देखा। तुम रिवॉल्वर देखकर जरा भी परेशान नहीं हुए? गिरीश सोनी बोला। देवराज चौहान अपने काम में लगा रहा। कौन हो तुम? तुम्हारा नाम क्या है? गिरीश सोनी बोला। ये सवाल तुम्हें सबसे पहले पूछना चाहिए था। तुम ठीक कहते हो। अपने बारे में बताओ। तुमने अपने बारे में कुछ नहीं बताया तो मेरे से क्यों आशा रखते हो कि मेरे बारे में जान लोगे? गिरीश सोनी देवराज चौहान को देखने लगा। देवराज चौहान अपने काम में व्यस्त रहा। सामान को चेक करता रहा। फिर उसके कानों में कदमों की आवाज पड़ी। गिरीश सोनी उसकी तरफ आ रहा था। देवराज चौहान ने परवाह नहीं की कि तभी उसकी पीठ से रिवॉल्वर लग गई। अपने बारे में बताओ। गिरीश सोनी के स्वर में सख्ती थी। काम में व्यस्त रहा देवराज चौहान और बोला, मैं जानता हूं कि तुम मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ऐसा कुछ महसूस किया होता तो अब तक तुम सलामत ना होते। कुछ पल गिरीश सोनी देवराज चौहान से रिवॉल्वर लगाए खड़ा रहा, फिर पीछे हटकर वापस कुर्सी पर जा बैठा। रिवॉल्वर छोटे से सेंटर टेबल पर रख दी।
उसके चेहरे पर गंभीरता थी। देवराज चौहान तलाशी में लगा रहा। इसी बीच उसे एक डायरी में फंसी तस्वीर मिली। तस्वीर में पावड़े किसी युवती के साथ था, परंतु देवराज चौहान पावड़े को पहचानता नहीं था। युवती 30-35 बरस की थी, देखने में ठीक ठाक थी। देवराज चौहान पलटकर गिरीश सोनी के पास आया और उसे तस्वीर दिखाता हुआ बोला, तस्वीर में विक्की पावड़े है। हैरानी है कि तुम विक्की पावड़े को पहचानते भी नहीं और उसे ढूंढ रहे हो, उसने अजीब से स्वर में कहा। यह तस्वीर विक्की पावड़े की है तो अब उसे पहचान लूंगा। तुमने उसे पहले कभी नहीं देखा? देखा होता तो तस्वीर दिखाकर तुमसे क्यों पूछता? ये पावड़े की ही तस्वीर है। साथ में लड़की कौन है? मुझे नहीं मालूम। मैं पावड़े के किसी पहचान वाले को नहीं जानता। ये बात पहले की है। देवराज चौहान ने तस्वीर को मोड़ा और जेब में रखकर पुनः तलाशी लेने लग गया। मान लो तुमने पावड़े को और दौलत को ढूंढ लिया, फिर क्या करोगे? दौलत जिसकी है उसे वापस करके अपने साथी को छुड़ाऊंगा। मतलब कि सारी दौलत वापस कर दोगे? मेरा मकसद अपने दोस्त को छुड़ाना है, उसे बचाना है। वो खतरे में है? हाँ। मैंने तो सोचा था कि अब तुम्हारे साथ रहकर पावड़े को तलाश करूंगा, परंतु मैंने ये ख्याल छोड़ दिया। मैं खुद ही पावड़े को तलाशूंगा। तुम तो उसे ढूंढकर सारी दौलत वापस कर दोगे। गिरीश सोनी का स्वर गंभीर था। तुमने सही सोचा। मेरा जवाब भी इनकार में ही तुम्हें मिलता। मैंने तुम्हें अपना नाम बताया, तुम्हें अपना नाम तो बता देना चाहिए। देवराज चौहान। और तुम्हारा साथी, वो, उसका नाम क्या है? जगमोहन। देवराज चौहान ने वो कमरा और बेडरूम की भी तलाशी ली, परंतु उस तस्वीर के अलावा कुछ और काम का नहीं मिला। जगमोहन को गए काफी देर हो गई थी। अब तक उसे लौट आना चाहिए था। देवराज चौहान ने सोचा। लगता है कुछ काम का नहीं मिला। गिरीश सोनी के उठा। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। थक गए हो तो चाय बना देता हूँ। सुबह ही चौकीदार को 50 का नोट देकर दूध मंगवा लिया था। देवराज चौहान ने गिरीश सोनी को घूरा। ये पक्का है कि तुम्हारे पास पावड़े की कोई खबर नहीं है? देवराज चौहान ने पूछा। मैं झूठ क्यों बोलूंगा? तुमसे किसी तरह के सच की उम्मीद नहीं है मुझे। तुम किसी और इरादे से भी यहां मौजूद हो सकते हो। भला मेरा कोई और इरादा क्यों होगा? पावड़े ने बुलाया, मैं आ गया। 26 करोड़ जैसी बड़ी रकम का सवाल ना होता तो मैं उसे यहां ना पाकर कल कल ही वापस चले जाना था। पर 26 करोड़ की वजह से मैं अटका पड़ा हूं। लेकिन तुम्हारा इरादा जानकर मुझे पावड़े को जल्दी ढूंढना होगा। तुमसे पहले ढूंढना होगा कि उससे अपना 26 करोड़ वसूल कर सकूं। अगर तुमने उसे पहले ढूंढ लिया तो मेरा 26 करोड़ डूब जाएगा। पावड़े ने फोन पर तुमसे और क्या कहा? देवराज चौहान ने पूछा। और और क्या कहेगा वो? किसी का नाम लिया हो, कुछ और बताया हो? मुझे तो फोन पर उसने यही कहा कि 26 करोड़ लेना है तो मंगलवार उसके फ्लैट पर पहुंच जाऊं। मैंने कहा पहुंच जाऊंगा, तो उसने फोन बंद कर दिया। इतनी बात हुई थी मुझसे। तभी दरवाजा खुला और जगमोहन ने भीतर प्रवेश किया। दोनों की निगाह उसकी तरफ उठी। सब ठीक है? जगमोहन ने टेबल पर रिवॉल्वर पड़ी देखकर दोनों को देखा। देवराज चौहान ने हाँ में सिर हिला दिया। हमें यहाँ की तलाशी लेकर चल देना चाहिए, आगे बढ़ते जगमोहन ने कहा। देवराज चौहान समझ गया कि जगमोहन को कोई बात मालूम हुई है। तलाशी ले ली है? देवराज चौहान बोला। हम चल सकते हैं यहाँ से। और ये? जगमोहन ने गिरीश सोनी को देखा। इससे हमें कोई मतलब नहीं। बेशक ये जो भी हो, हमारा काम पावड़े को ढूंढना है। मैं तो चाहता था चाय पीकर जाते। गिरीश सोनी बोला। नाश्ता भी? चलो, जगमोहन ने देवराज चौहान से कहा। काफी जल्दी है जाने की। गिरीश सोनी मुस्कुराए। लगता है कोई काम की बात हाथ लग गई है। जगमोहन ने आंखें सिकोड़कर गिरीश सोनी को घूरा। गलत कह दिया क्या? गिरीश सोनी गंभीर हो उठा। देवराज चौहान और जगमोहन बिना कुछ कहे बाहर निकल गए। गिरीश सोनी तुरंत उठा, दरवाजा बंद किया, फिर बेडरूम में बेड पर पड़ी पैंट में से मोबाइल निकालकर नंबर मिलाया और फोन कान से लगा लिया।
उधर बेल जाते ही तुरंत कॉल रिसीव हुई। हेलो, अभी अभी दो आदमी पावड़े के फ्लैट से निकले। मैंने उन्हें देख लिया है, उधर से कहा। उन्हें पहले भी देखा था जब वो आए थे। इनके पीछे जाओ सतर्कता से। एक एक पल की खबर मुझे दो कि ये क्या कर रहे हैं। सफेद कमीज वाले का नाम देवराज चौहान है और चेक शर्ट वाले का नाम जगमोहन है। सावधानी से काम करना, इन्हें शक ना हो कि तुम पीछे हो। समझ गया। हर 10 मिनट में तुम फोन करके मुझे इनकी हरकतें बताते रहोगे। समझा। ये दोनों पावड़े और उस दौलत को ढूंढ रहे हैं। सफेद शर्ट वाला ज्यादा खतरनाक है, संभल के रहना। गिरीश सोनी ने गंभीर स्वर में कहा। अगला दृश्य। सीढ़ियां उतरकर नीचे जाते देवराज चौहान ने कहा, आसपास की पूछताछ में क्या हाथ लगा? तीन बातें पता चली, जगमोहन बोला। पहली तो ये कि विक्की पावड़े की 3 साल से माया नाम की युवती से दोस्ती है। माया अक्सर पावड़े के पास आया करती थी और कई बार रात को भी, और कभी कभार 1 2 3 दिन भी पावड़े के पास ठहरती थी। युवती बाहर की थी? लोकल, मुंबई की। यह बात मैंने खास तौर से पूछी। किससे पूछा ये? इस बिल्डिंग, इस ब्लॉक के चौकीदार से। दूसरी बात? चौकीदार ने एक और आदमी के बारे में बताया कि बीते 2 महीनों में 2 3 बार वो आया। उसका नाम वो नहीं जानता, परंतु पूछने पर जो हुलिया बताया वो विनय बरूटा का है। जगमोहन ने बताया। उसका कहना है कि 213 वाले साहब 2 बार तो इस आदमी के साथ अपनी कार में बैठकर कहीं गए थे। कार का नंबर पूछा? पूछा, पर वो बता नहीं सका। कार का रंग सफेद और बड़ी कार बताता है। आखिरी बार विनय बरूटा पावड़े से मिलने कब आया था? करीब 20 दिन पहले। तीसरी बात क्या है? 1 महीने में 2 बार रंजन सोनेलकर नाम का आदमी मिलने आया। चौकीदार कहता है कि रंजन सोनेलकर माहिम इलाके का जाना माना नाम है और हफ्ता वसूली का काम करता है। वो उसे पहले से ही जानता है। चौकीदार का कहना है कि रंजन सोनेलकर 213 वाले से मिलने हर बार अकेला आया, जबकि रंजन सोनेलकर के इर्द गिर्द हर वक्त 4 गुर्गे रहते हैं। परंतु वो हमेशा ही 213 वाले से मिलने अकेला आया। पहली बार तो चौकीदार स्वयं उसे 213 तक छोड़ के आया था। ये रंजन सोनेलकर महीने भर से पावड़े के पास आ रहा है? हाँ, मैंने पूछा, पर वो पहले कभी नहीं आया। रंजन सोनेलकर हफ्ता वसूली का काम करता है। ऐसे में पावड़े से मिलने आना बड़ा सवाल खड़ा करता है कि पावड़े से उसे ऐसा क्या काम पड़ गया कि वो अपने गुर्गों को छोड़कर पावड़े के पास अकेला आया। जैम डिमोरा का माल लूटने के पीछे पावड़े और रंजन सोनेलकर की जुगलबंदी ना हो? ऐसा हो तो कोई बड़ी बात नहीं, देवराज चांद ने सोच भरे स्वर में कहा। परंतु मुझे इस काम के पीछे विनय बरूटा का हाथ लगता है। पावड़े बरूटा के लिए काम कर रहा था और बरूटा के पास जैम डिमोरा की दौलत की हर जानकारी थी। दौलत भी बहुत तगड़ी रही कि किसी का मन भी ललचा जाए तो विनय बरूटा। इस मामले में बहुत उलझाव है। हमें बहुत मेहनत करनी होगी ये जानने में कि दौलत किसके पास है। मेरा दिमाग तो बार बार विनय बरूटा की तरफ जाता है। सोहनलाल कहता है कि पावड़े ने उसे बताया कि दौलत के बारे में उसे विनय बरूटा से जानकारी मिल रही है। विनय बरूटा भी इस काम से इनकार नहीं करता, परंतु वो पावड़े के पीछे होने से इनकार करता है। उधर सोहनलाल कहता है कि उसे कभी भी पावड़े की बातों से इस बात का शक नहीं हुआ कि उसके पीछे विनय बरूटा या कोई और हो सकता है। देवराज चौहान गंभीर स्वर में कह रहा था। ऐसे में तुम इस तरफ भी सोचो कि इस मामले में विनय बरूटा का हाथ ना हो। पावड़े ने यह काम अकेले किया हो या रंजन सोनेलकर भी उसके साथ हो सकता है। जिस प्रकार रंजन सोनेलकर का नाम हमारे सामने आया है, इस प्रकार की पूछताछ में किसी और का नाम भी सामने आ सकता है। दिमाग के कहने पर मत जाओ, हालातों पर गौर करो। जो सामने दिख रहा है उसे देखो। जरूरत पड़ी तो विनय बरूटा से भी बात करेंगे, लेकिन अभी हमारे सामने और कई बातें हैं। कहते हुए देवराज चौहान ने जेब से वो तस्वीर निकाली जो पावड़े के फ्लैट से मिली मिली थी और जगमोहन को दे दी। जगमोहन ने तस्वीर को देखा। पता करो कि क्या यही लड़की माया है। अगर चौकीदार हाँ कहता है तो इसका पता पूछने की कोशिश करो।
मैं तुम्हें कार के पास ही मिलूंगा, कहने के साथ देवराज चांद आगे बढ़ गया। 2 मिनट में कार के पास पहुंचा और भीतर बैठकर सिगरेट सुलगा ली। 5 मिनट में ही जगमोहन वापस आ गया और कार के भीतर बैठ गया। ये माया ही है, कुर्ला में देवड़ी चाल में रहती है। अगला दृश्य। देवराज चाहन और जगमोहन कुर्ला में देवड़ी चाल पर पहुंचे। वो 500 गज के घेरे में 3 मंजिला बनी हुई थी। एक तरफ प्रवेश द्वार था, भीतर 3 तरफ की दीवार के साथ साथ ही 3 मंजिल तक कमरे बने दिखाई दे रहे थे। देवड़ी चाल पुरानी बनी हुई थी और भीतर काफी भीड़ थी। यहाँ करीब 200 परिवार एक एक कमरे में बसे हुए थे। शोर शराबा हो रहा था। खुली जगह जो कि कम थी, वहां बच्चे खेल रहे थे। कार देवड़ी चाल के बाहर रोककर ही दोनों बाहर निकले और भीतर प्रवेश कर गए। अब ये मालूम करना था कि माया कहाँ रहती है। चौकीदार कहीं भी दिख नहीं रहा था। सामने से एक बुजुर्ग व्यक्ति आता दिखा तो उसे रोककर पूछा, आप माया को जानते हैं जो इसी चाल में रहती है? देवराज चौहान ने कहा। माया? बुजुर्ग व्यक्ति ने देवराज चांद को देखा। ऐसे कैसे पता चलेगा? कमरे का नंबर बताओ। वो तो नहीं पता। फिर तो मुश्किल है बताना, कहकर वो आगे बढ़ गया। 1 मिनट। देवराज चौहान ने जगमोहन को इशारा किया कि तस्वीर दिखाए। जगमोहन ने उसी पल जेब से तस्वीर निकालकर उस व्यक्ति को दिखाई। ये माया की तस्वीर है। अच्छा? बुजुर्ग ने सिर हिलाया। इसका नाम माया है। मैं इसका नाम नहीं जानता, पर ये कई सालों से यहीं रहती है। सीढ़ियां चढ़ जाओ, उस तरफ से वो वाली सीढ़ियां हैं। उसने एक तरफ इशारा किया। पहली मंजिल पर बाईं तरफ का पहला कमरा ही इसी का है। मेहरबानी। वो व्यक्ति आगे बढ़ गया। देवराज चौहान और जगमोहन पहली मंजिल पर बाईं तरफ के पहले कमरे पर जा पहुंचे। दरवाजा बंद था। दरवाजे पर नीले रंग का पुराना पेंट हुआ पड़ा था। नेम प्लेट नहीं लगी थी। देवराज चौहान ने दरवाजा थपथपाया। कुछ पलों बाद दरवाजा खुला और सामने तस्वीर वाली लड़की दिखाई दी। उसने कॉटन का सस्ता सा सूट पहन रखा था, दिखने में अच्छी थी। शरीर गठा हुआ था, कंधों तक लंबे बालों में रबड़ लगा रखी थी। माया ने सवालिया निगाहों से दोनों को देखा। तुमसे बात करनी है, देवराज चौहान ने कहा। मुझसे? वो कुछ उलझन में दिखी। माया से। लेकिन मैंने आप लोगों को पहले कभी नहीं देखा। हम पहली बार मिल रहे हैं, देवराज चौहान बोला। पावड़े के बारे में बात करनी है। पावड़े के? माया कई पल देवराज चौहान को देखती रही, फिर बोली, क्या बात करनी है? दरवाजे पर ही करें या भीतर? पर मैं तुम लोगों को नहीं जानती, माया कह उठी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तुमसे बात करने आए हैं, तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं। कुछ पल सोचने के बाद बोली, ठीक है, भीतर आ जाओ। माया ने पीछे हटते हुए कहा। देवराज चौहान और जगमोहन भीतर आ गए। ये साधारण सा 10 बाय 10 का कमरा था। एक तरफ डबल बेड लगा था, बाकी खाली जगह में बैठने के लिए 3 कुर्सियां लगी थी। कमरे में टीवी, फ्रिज था और एक कोना किचन के रूप में सजा था। तुम लोग कौन हो? माया ने पूछा। मेरा नाम देवराज चौहान है और ये जगमोहन है। हम विक्की पावड़े को ढूंढ रहे हैं। वो बहुत बड़ा कमीना है, हरामी है, 1 नंबर का। क्या मतलब? देवराज चौहान कुर्सी पर बैठता बोला। जगमोहन की नजर माया के गुस्से भरे चेहरे पर टिक गई थी। मैं उस कमीने के बच्चे की मां बनने वाली हूं और कहता था मुझसे शादी करेगा इसी सप्ताह। लेकिन वो न जाने कहाँ चला गया है। कहाँ चला गया है? देवराज चौहान ने पूछा। मैं नहीं जानती। उसका फोन बंद है, अपने फ्लैट पर भी नहीं है वो। कमीना भाग गया लगता है। पावड़े को कब से जानती हूँ? 3 साल से। उसके बारे में क्या जानती हूँ? सब जानती हूँ। बुरे काम करता है, पर सोचा था मेरे से शराफत से पेश आएगा, लेकिन धोखा दे गया मुझे। माया गुस्से में आ गई थी। आखिरी बार कब मिली उससे? 10 दिन पहले। उसने कहा था मेरे साथ बाजार जाकर शादी का जोड़ा पसंद करेगा मेरे लिए, पर कमीना खिसक गया। लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। जाएगा कहाँ? शादी तो उसे करनी होगी मेरे साथ। माया ने होंठ भींच कर कहा। फोन कब आया था उसका? 4 दिन हो गए। 2 दिन से उसका फोन लगा रही हूँ, पर फोन बंद कर रखा है। सोचता है इस तरह माया से पीछा छुड़ा लेगा,
पर मैं उसकी ऐसी बैंड बजाऊंगी कि माया से लिए मजे सब भूल जाएगा, कुत्ता कहीं का। माया का चेहरा सुर्ख हो गया। देवराज चौहान और जगमोहन की नजरें मिली। माया ने गहरी सांस लेकर खुद को ठीक करने की कोशिश करते हुए पूछा, तुम लोग उसे क्यों ढूंढ रहे हो? पावड़े बहुत सा पैसा लेकर भाग निकला है। पैसा? दौलत। देवराज चौहान बोला, उससे वो दौलत वापस लेनी है। अच्छा, ये कब की बात है? 3 दिन हो गए इस बात को। तो ये बात है। माया ने सिर हिलाया। वो मेरे से नहीं, तुम लोगों से भाग रहा है। अगर वो वापस पैसा दे देता है तो उसकी जान बच सकती है। अगर उसे ढूंढ निकाला गया तो वो बचेगा नहीं। ये बातें मुझे क्यों बता रहे? तुमसे उसकी बात हो तो ये शब्द उससे कह देना। कहना देवराज चौहान उसे ढूंढ रहा है। तुम्हें जानता है वो? मेरे नाम से मुझे जानता है। मैंने सोचा था कि तुम्हें पता होगा कि वो कहां पर है। मुझे नहीं पता, कमीने ने फोन भी नहीं किया। इन दिनों वो किस किस से मिलता था? उसके कामों का मुझे खास पता नहीं। पावड़े के दोस्तों का तो पता होगा। पता नहीं। गिरीश सोनी को जानती हो? नहीं। रंजन सोनेलकर का नाम सुना होगा पावड़े के मुंह से? नहीं। वो तुमसे शादी करने वाला था और अचानक गायब हो गया, उसका फोन बंद हो गया। हाँ। पावड़े ने तुम्हें फोन भी नहीं किया? नहीं। उसने तुम्हें फोन नहीं किया। उसने तुम्हें यह भी नहीं बताया कि वो बड़ा काम करने जा रहा है। तुम उसके किसी पहचान वाले का नाम भी नहीं जानती। हमारे आते ही तुमने पावड़े को गालियां देनी शुरू कर दी। पेट में बच्चे के बारे में बता दिया। हमसे पूछा नहीं कि हम क्यों पावड़े को ढूंढ रहे हैं। ये सारी बातें आपस में मेल नहीं खाती, स्वाभाविक नहीं लगती। क्या कहना चाहते हो? तुम्हें पावड़े के बारे में जरूर कुछ पता है और तुम। मुझे पता होता तो मैं यहाँ नहीं उस कमीने के सिर पर सवार होती। ये तो मुझे अब पता चला कि वो तुम्हारा पैसा लेकर भागा हुआ है। इससे मैं सोच सकती हूँ कि वो मेरे से पीछा नहीं छुड़ा रहा, तुम लोगों से बचता फिर रहा है। देवराज चौहान कई पलों तक माया को देखता रहा। पावड़े ने तुम्हें ये नहीं बताया कि वो बहुत बड़े पैसे को पाने की कोशिश में है? जगमोहन बोला। नहीं बताया। मेरे ख्याल में जरूर बताया होगा, क्योंकि वो तुमसे शादी करने जा रहा था। नहीं बताया, जबकि ये बात मुझे बतानी जरूर चाहिए थी। तुम मुझ पर शक मत करो। मैंने जो कहा है सच कहा है। अगर उसने मुझे बताया होता कि वो कुछ करने जा रहा है तो मैं उसे जरूर रोकती कि पहले मुझसे शादी कर ले। फोन तो उसने तुम्हें जरूर किया होगा, जगमोहन ने कहा। नहीं किया। मैं तो पावड़े को लेकर पहले ही गुस्से में भरी पड़ी थी। तभी तो पावड़े की बात छिड़ते ही उसे गालियां देने लगी। कमीनापन तो उसने दिखाया ही है। इधर मेरे से शादी करने को कह रहा था और उधर दूसरे काम में लग गया। माया ने तीखे स्वर में कहा। मैं तो। उसका फोन आया तो हमें बताओगी? हम अपना नंबर दे जाते हैं तुम्हें। नहीं। माया ने इंकार में सिर हिलाया। मैं तुम लोगों को पावड़े की खबर क्यों दूंगी? मुझे इन बातों में मत खींचो। देवराज चौहान कुर्सी से खड़ा हो गया। चलो, उसने जगमोहन से कहा। अभी तो इससे कई बातें पूछनी, कोई फायदा नहीं। ये हमें बेवकूफ समझ रही है। देवराज चौहान ने मुस्कुराकर कहा। माया देवराज चौहान को देख रही थी। जगमोहन ने माया को देखा। मेरे साथी का कहना मेरे साथी का कहना है कि तुम झूठ बोल रही हो। जगमोहन बोला। मैंने सच कहा है, झूठ क्यों बोलूंगी? ताकि पावड़े को बचाकर दौलत का मजा ले सको। तुम लोग जो भी सोचो, मैंने वही कहा है जो सच है। माया ने कहा। हमारे अलावा कोई और पावड़े को पूछने तुम्हारे पास आया? नहीं। क्यों? पावड़े को कई लोग ढूंढ रहे हैं। मेरे ख्याल में वो जल्द ही तुम तक पहुंच जाएंगे। माया ने अपना चेहरा गंभीर चेहरा हिलाया। हर कोई हमारी तरह प्यार से नहीं बात करता। तुम खतरे में पड़ सकती हो। देवराज चौहान ने कहा। तो मैं क्या करूं? माया के चेहरे पर गंभीरता आ गई। हम तुम्हें बचा लेंगे अगर तुम पावड़े के बारे में हमें सच बता देती हो कि वो कहाँ छिपा हुआ है। मैं सच में नहीं जानती कि वो कहाँ है। माया बोली। रघु को जानती हो? कौन रघु? चलो जगमोहन, इससे बात करने का कोई फायदा नहीं। देवराज चौहान ने कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। सोच लो, जगमोहन बोला।
हम जा रहे हैं और एक हम ही तुम्हें बचा सकते हैं। देवराज चाहन बाहर निकल चुका था। तुम्हारा मतलब कि मैं झूठ बोल रही हूँ? माया ने तीखे स्वर में कहा। मुझे कुछ नहीं मालूम पावड़े के बारे में। जगमोहन बिना कुछ कहे दरवाजे से बाहर निकल गया। देवराज चौहान बाहर ही खड़ा था। वो जरूर कुछ जानती है पर आसानी से नहीं बताएगी, जगमोहन बोला। दोनों सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। माया से मिलने दोबारा आएंगे, देवराज चौहान ने कहा। अभी हम रघु का पता करेंगे। दोनों सीढ़ियां उतरने लगे। रघु का पता मालूम है? सोहनलाल ने बता दिया था। देवराज चौहान के चेहरे पर गंभीरता ठहरी हुई थी। दोनों सीढ़ियां उतरकर नीचे पहुंचे कि देवराज चौहान बोला, मैं अभी आया। देवराज चौहान वापस सीढ़ियों की तरफ पलटते बोला, कहाँ? माया अगर पावड़े के बारे में जानती है तो हमारे आने के बाद उसे फोन जरूर करेगी। तुम्हारा मतलब कि अब वो फोन कर रही होगी? हो सकता है, एक बार चेक कर लूं, कहकर देवराज चौहान वापस सीढ़ियां चढ़ता चला गया। देवराज चौहान माया के कमरे के बाहर पहुंचा। दरवाजा बंद था। देवराज चौहान दरवाजे के पास खड़ा हो गया कि अगर भीतर से कोई बात हो रही हो तो सुन सके। आसपास से लोग निकल रहे थे परंतु देवराज चौहान ने उनकी परवाह नहीं की। मिनट भर बीत गया। भीतर से माया की किसी भी तरह की आवाज नहीं आई। देवराज चौहान वापस नीचे जगमोहन के पास पहुंचा। कोई फायदा नहीं, देवराज चौहान ने कहा और दोनों आगे बढ़ गए। जब वो चाल से बाहर निकल रहे थे तभी गिरीश सोनी को भीतर प्रवेश करते देखा। उनकी नजरें आपस में मिली, लेकिन कोई बात भी नहीं हुई। दोनों बाहर खड़ी कार में जा बैठे। इसने भी चौकीदार से माया के बारे में पता कर लिया होगा, जगमोहन बोला। और दृश्य बदली हो गया है दोस्तों। वैसे मैं जानबूझ के थोड़ा सा लगा रहा, मैंने कहा यार और पढ़ते हैं। अभी देवराज चाहन का इतने 5 घंटे बाद आया है तो कुछ जान तो लें कि क्या कर रहे हैं, पर खैर कोई एक्शन नहीं हो रहा अभी। अभी तो केवल छानबीन ही चल रही है। अभी देवराज चौहान केवल जासूस बना हुआ है। मतलब एक्शन हीरो जो है, जिसका काम डकैती करने का है, वो इंक्वायरियां करता फिर रहा है। चलो ठीक है, मुझे तो ये था कि शायद ये फाइट वाइट करके सोहनलाल को निकाल लेंगे और फिर जैम डिमोरा से लड़ाई करेंगे। ये कुछ और ही करने लग गए। खैर, तो कोई बात नहीं। अगले एपिसोड में अब देवराज चाहन आ चुका है तो अब तो बातें होती ही रहेंगी। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप सबका इतना साथ, इतना प्यार मिल रहा है, आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, कसम से तबीयत खुश हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, इतने अच्छे और इतने सारे कमेंट्स करने के लिए। हम्म, आज फिर 35 कमेंट्स हैं। मतलब अलग अलग जगह पर लोगों ने कमेंट किए हैं। जरूरी नहीं है कि केवल डकैती का जादूगर पर हो, लेकिन 24 घंटे में 35 कमेंट्स, अच्छी बात है। आ, पापा तिवारी बाबूजी, अरे लखनऊ वाले बाबा जी कह रहे हैं पार्ट 5 कहाँ है बाबा जी? वो बस कल हुआ क्या कि यहाँ लाइट चली गई। मैं जब समझो कि रिकॉर्डिंग करके खत्म की ही थी। अब मेरे पास जो है वो पुराना लैपटॉप है जो वाईफाई नहीं पकड़ता। मतलब सेकंड हैंड लिया था मैंने, वो वाईफाई नहीं पकड़ता है, वो सिर्फ तार से ही चलता है। और वो तार वाली डिब्बी जो है, वो जहाँ से तार आती है वो बिजली के साथ ही चलती है, वहां से इंटरनेट बंद हो जाता है। तो फिर मैंने उसको मोबाइल से लगाने की कोशिश करी, लेकिन बात नहीं बनी, क्योंकि वो जो वाईफाई का राउटर सा है ना, वो कहीं दूर से पकड़ता है, यहाँ से नहीं पकड़ता। तो बहुत स्लो 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 चलाता है। खैर, फिर धीरे 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 यहाँ 1 घंटे के लिए लाइट जाती है, फिर आ जाती है, 10 मिनट के लिए फिर चली जाती है, क्योंकि जैसे बारिश होती है एकदम से लाइट चली जाती है, खासतौर पर अगर हवा चल रही हो तो, इस चक्कर में।
तो लेकिन वैसे भी 5:30 बजे तो हो गया था अपलोड। खैर कोई नहीं, आप इतनी व्यग्रता से इंतजार कर रहे थे, देखकर अच्छा लगा, धन्यवाद। ये देखिए, आपके 1 घंटे बाद रिंकू जी ने मैसेज किया है अपलोड करने के लिए, धन्यवाद। धन्यवाद रिंकू भाई, आपके कमेंट के लिए धन्यवाद और आपके इंतजार करने के लिए धन्यवाद। अच्छा, मैंने वो किया था कि आज लाइट नहीं है तो मुजरा राक्षस अपलोड नहीं हो पाएगा, तो इस्लामुद्दीन जी ने कहा है इट्स ओके विक्रम भाई, नो प्रॉब्लम। धन्यवाद इस्लामुद्दीन भाई। लखनऊ वाले बाबा क्या कह रहे हैं, विक्रम भाई जय महादेव। मेरे कमेंट्स में कुछ मिस्टेक हो गई थी इसलिए आप समझ नहीं पाए, बट इट्स ओके, ये सब पार्ट 5 को ढूंढने में हुआ। हो सके तो हर पार्ट के एंड में आप बता दिया करो कि कब अगला पार्ट अपलोड करो होगा, बट इट्स ओके एंड थैंक्स। कहानी के माहौल के अनुसार जो आपके बोलने की एक्टिंग है वो बहुत गजब है भाई, लव यू, लाल वाला दिल। लगे रहो मुन्ना भाई, विक्रम भाई, जय महादेव, जय हिंद एंड जय मोदी, ट्रंप की जय हो। ठीक है, जय हो, सारी दुनिया की जय हो। सारी दुनिया की जय हो। आ, हाँ, अगर यही रिकॉर्डिंग में आज से, मतलब ये मैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बन रहा हूँ, वैसे ही बता रहा हूँ। अब प्रैक्टिस छूट गई है, लेकिन पहले जब होता है ना, यंग एज में आदमी कुछ ना कुछ करता रहता है। आज से 10-15 साल पहले तो हो सकता है मैंने, और अगर मेरे को कहानी ये पढ़ी होती कोई, क्योंकि पढ़ी हुई कहानी का आपको पता होता है कि ये कैरेक्टर कौन है और ये किससे मेल खाता है, तो मैं डेफिनेटली आपको ना किसी कलाकार की आवाज में भी इसको मिमिक्री करके रिकॉर्ड कर देता। लेकिन खैर जाने दो, इतने बड़े बोल नहीं बोलूंगा अब मैं, अब नहीं होगा वो। खैर, अरे कोई बात नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो मेरे से जितना भी समझ आता है वो तो मैं मतलब अपनी कोशिश कर लेता हूँ कि यार ये क्या लिखा हो सकता है, क्योंकि मुझे पता है वो आपकी तरफ से स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होती, वो जो कीपैड होता है ना, उस पे वो होता है, क्या उसको कहते हैं, ऑटो सजेस्ट आता है, तो वो कई बार मेरे से भी हो जाता है कि आप लिखना कुछ और चाहते हो, आपको लगता है कि आपने लिख दिया और आप स्पेस दबा देते हो और वो जो कुछ लिखा गया होता है वो आगे चला जाता है और हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि वो उसने ऑटो सजेस्टेड उसी वर्ड से क्या ऑटो सजेस्ट हो गया है वो लिया है उसने, जबकि हम कुछ और लिखना चाह रहे थे। तो जरूरी नहीं है कि ये मतलब आपकी तरफ से मिस्टेक हुई हो, ये कीपैड की टाइपिंग से भी हो सकता है। बाकी आपने कहा कि अंतिम में, तो मैं कह तो देता हूँ कि जैसे अभी मैंने कहा कि एपिसोड अच्छा ठीक है, तो मैं अभी कहता हूँ कि दोस्तों, डकैती का जादूगर का पार्ट 6 खत्म हो गया। अब अगला भाग आएगा पार्ट 7, जो कल 5 बजे तक आपको अवश्य मिल जाएगा, सुबह 5 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। डकैती का जादूगर पार्ट 7 देखना मत भूलिएगा। चलिए ठीक है, लखनऊ वाले बाबा जी, मुझे उम्मीद है कि अब आपका गुस्सा शांत हो गया होगा। धन्यवाद। एक और कमेंट आया है पापा तिवारी बाबूजी का। अ, जय महादेव भाई, इतनी सुबह कैसे अपलोड करते हो, कब सोते हो, जरा बताएं ना, वैसे बहुत अच्छा प्रस्तुत करते हैं। प्रभु, आपके लिए सुबह हो रही है, हमारे लिए ये शाम का वक्त है, अभी तो रात होनी है, फिर हमने सोना है, फिर 10 बजे रात होगी हमारी, तो थोड़ा क्लॉक उल्टा चलता है अपना। तो मेरे लिए तो ये ऑफिस से वापस आने का टाइम होता है, इसलिए तभी तो मैंने आप लोगों को कहा कि मैं 5 बजे अपलोड करूंगा। अब जीवन ऐसा ही है, ठीक है, इस चक्कर में। सुशील त्यागी जी का अगला कमेंट आया है, भाई जी आपका भारी धन्यवाद, आप निशुल्क कहानी सुनाते हो और आपको और भी बहुत सारे काम होंगे, आप हमारे लिए समय निकालते हो। धन्यवाद सुशील भाई, आपके लिए समय निकालता हूँ या कहो कि मैं अपने लिए समय निकालता हूँ। देखो, मैंने अगर रिकॉर्ड ना किया होता तो आपने कमेंट ना किया होता, ये मेरी आत्म संतुष्टि के लिए है, ठीक है। हाँ, निशुल्क तो अब ये शुल्क की वजह से ही तो मैं कहानी सुनाने लगा हूँ,
तो मैं बारी-बारी रिपीट नहीं करूँगा। इंटरनेट है, निःशुल्क कैसे हो गया? आप अपना पैसा लगाकर सुन रहे हो। मैं अपनी शौक की वजह से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मुझे तो आपका धन्यवाद ही होना चाहिए कि आप लोग, मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि लोगों को पसंद आएगा मैं बोलूँगा तो, पर आप लोगों ने मेरे को सर पे चढ़ा दिया। धन्यवाद आपका। अगला कमेंट गौरव का आया है। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग गौरव। कैसे हो? कुछ और भी लिखा करो यार। कुछ अपने बारे में लिखो, कहाँ से बोल रहे हो, कहाँ से सुन रहे हो। और मतलब ठीक है, गुड मॉर्निंग भी बहुत अच्छी बात है, अच्छे संस्कार हैं मतलब, लेकिन थोड़ा और जानने को मिलेगा आपके बारे में। हम्म, अच्छा, मुझे लग रहा है ये सनातन भाई थोड़ा पीछे चल रहे हैं। ये थर्ड पार्ट तक कंप्लेंट लिख रहे हैं। 3 भाग तक देवराज चौहान नदारद है भाई। मैं आपका स्वाद नहीं बिगाड़ूंगा। हाँ, 3 भाग तक तो नदारद ही है। कोई बात नहीं, आप चौथा देखिए। उम्मीद पे दुनिया कायम है, हो सकता है आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनिरुद्ध जी का कमेंट है, बहुत बढ़िया। धन्यवाद अनिरुद्ध जी। देवीलाल सोलंकी जी लिखते हैं, विक्रम जी जब तक देवराज चौहान कहानी में नहीं आया कहानी धीरे चल रही थी, अब कहानी में तेजी आएगी। जी हाँ, अब तो कहानी में तेजी आनी ही है। अब देखो देवराज चौहान कहाँ से कहाँ चला गया। यहाँ से वो 2-3 जगह तो घूम ही आया। मतलब पहले वो बुटीक गए, फिर वहां से विक्की पावड़े के फ्लैट पे गए, वापस आ गए वहां से, फिर इधर आए बुटीक पे रात को, फिर गए अगले दिन। तो काफी तेजी आ गई ये कहानी में, बिल्कुल सही कहा। ये तो खैर मजाक था, बुरा नहीं मानिएगा। हाँ, क्योंकि अब हमें एक्चुअली देवराज चौहान एक्सपेक्टेड था कि उसे होना चाहिए। तो अब यूं समझे कि तेजी इसलिए आ गई है कि अब हमारा ध्यान उसकी तरफ हो गया है ना। क्योंकि पहले हम इंतजार कर रहे थे, तो इसलिए लग रहा था अरे कब आएगा कब आएगा, तो ऐसे लग रहा था स्लो चल रही है कहानी। खैर, अगला कमेंट है। अच्छा, ये तो हमारी पोस्ट पर है। अशोक नारायण शर्मा जी कह रहे हैं, गुरु का गुरु। धन्यवाद अशोक जी। आपने वोट अवश्य दे दिया होगा। मैं चेक कर लेता हूँ एक बारी वोटिंग कितनी पहुंची है। मेरे कहने का मतलब कि जो लोग वोट दे देंगे तो वोट के हिसाब से 80 वोट और 64%, तो काफी वोटिंग हो गई है। गुरु का गुरु ही जाएगी इस बारी। इस बारी मतलब ये सीरीज खत्म होने के बाद। हम्म, पिंग पिंगाक्षा द पावर, पिंगाक्षा द पावर, समथिंग लाइक दैट। आवाज बहुत कम है। ओह, मुद्रा राक्षस पर कमेंट किया इन्होंने। आवाज बहुत कम है, ठीक है, मैं ऊंचा बोलने की कोशिश करूंगा। अब आ गया है कमेंट अगला, ममता पाटिल जी का। ममता पाटिल जी ने 2 बारी लिखा है मस्त, फिर एक बारी लिखा है मस्त लाल वाला दिल। उसके बाद ममता पाटिल जी कह रहे हैं मैं नासिक से हूँ, मतलब उन्होंने केवल नासिक महाराष्ट्र लिखा है। तात्पर्य उनका यही है। तो ममता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा लगता है ये देखकर कि सारे भारत से लोग जुड़ते हैं। भारत से क्या, अमेरिका से भी जुड़ते हैं। आचार्य जी हमारे अमेरिका में हैं। तो खैर, इंटरनेट ने ये तो हमें सुविधा दे दी है। यानी मुझे वो भी दिन याद है कि हमारे पिताजी कहीं दूर काम किया करते थे, तो उन्हें हम चिट्ठी लिखा करते थे। अब होता है ना कि 10-15 दिन बाद एक चिट्ठी हम लिखते थे, फिर 15 दिन बाद एक चिट्ठी उनकी आती थी। तो सोचो महीने में एक चिट्ठी के आसरे चैन आ जाता था। कभी कभी कुछ होता होगा, तब पता नहीं लगता था। तो हमारी माता जी कभी कभी ना ऐसी पुरानी चिट्ठी, वो स्वयं थोड़ी मतलब अशिक्षित थी वो, तो वो हमें बिठा देती कि ये चिट्ठी पकड़ो, ये चिट्ठी पढ़ो। तो उसके ऊपर क्योंकि डेट ऊपर ही लिखी होती थी, तो मैंने कहना कि माँ ये चिट्ठी पुरानी है, ये कोई नई थोड़ी। अरे कोई बात नहीं, तू पढ़ तो वो भावना अब समझ में आती है। वो बात कि कैसे लगता होगा उन्हें। और आज हम इतनी जल्दी पूरी दुनिया से जुड़ जाते हैं। कैसे कैसे दिन
ए, कहाँ से कहाँ आ गया जीवन। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अमित भारती जी कहते हैं, मैनी मैनी थैंक्स सर, थैंक्स फॉर द अपलोड। मैनी मैनी थैंक्स फॉर योर कमेंट सर। विजय जी का कमेंट आया है। विजय जी, आपने लिखा है, जो मजा देवराज चौहान के उपन्यासों में है वो मजा तो फिल्म देखने में भी नहीं आता। एक मिनट। हाँ। अच्छी प्रस्तुति, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। देखना यह है कि अब देवराज चौहान कैसे सोहनलाल को बचाता है। जी हाँ, ये तो है, हम भी देख रहे हैं। खैर, इस भाग में आपको मिल जाएगा। तो देवराज चौहान निकल चुका है अपने ऑपरेशन में, और आगे क्या क्या होता है बहुत मजा आएगा। कभी कभी लिखने में थोड़ी सी गलती हो जाती है, क्योंकि मैं आंखों से तो देख नहीं सकता, इसलिए अगर गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। अरे क्या बात कर दी विजय भाई, क्षमा की क्या बात है। और गलती मैंने पहले बताया कि वो कीपैड का नुक्स होता है ज्यादा तौर पर। कभी कभी लिखने में गलती हो जाती है। आपका शुभचिंतक विजय लाल सैनी, राजस्थान दौसा से। तो देखिए, महाराष्ट्र से, राजस्थान से सब हमारे भारतीय जुड़े हुए हैं, और बहुत अच्छा लगता है ये जानकर। अम, विजय जी, आपने कहा है कि मैं आंखों से देख नहीं सकता। ऐसे ही आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, अगर आप बुरा ना माने, तो आप क्या मतलब डिक्टेट करके लिखते हैं या कोई दूसरी तरह का कीपैड इस्तेमाल करते हैं? मेरे को ऐसी उत्सुकता हुई है जानने की, इसलिए यदि आपको बुरा लगे तो क्षमा कीजिएगा। ऐसे ही मन में विचार आया, इसलिए पूछा आपसे। उम्मीद है आपको बुरा नहीं लगा होगा, और आप की किसी भी बात का बुरा नहीं मानते हम, क्योंकि थोड़ा बहुत अक्षर इधर उधर हो जाए तो उससे वो कोई गलती नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अमेरिका वाले आचार्य मिश्रा जी का मैसेज आया है। विक्रम जी, योर टॉक एट द एंड ऑफ द एपिसोड्स इज लाइक एक्स्ट्रा ग्रेवी ऑन द डिश। इट्स डिलिशियस एंड आई एंजॉय इट, कीप टॉकिंग। धन्यवाद आचार्य जी। मुझे तो, मैंने वो बताया ये कि मेरे लोगों के अलग अलग शौक होते हैं। मेरा शौक बातें करने का है, और मुझे लगा कि इस तरह से कमेंट पढ़कर वर्बली आप लोगों का कमेंट्स का जवाब दूं तो बातचीत भी हो जाएगी, और भावनाएं भी व्यक्त हो जाएंगी, आपके कमेंट्स के उत्तर भी दिए जा पाएंगे। आप लोगों को अच्छा लग रहा है, ये बात जानकर मुझे और अच्छा लगा। हाँ, इससे ये है कि हमारा एपिसोड थोड़ा लंबा हो जाता है। अब जैसे कल वाले एपिसोड को मैंने देखा था कि रिकॉर्डिंग तो सिर्फ 1 घंटे की है, और उसके बाद आधे घंटे के ऊपर मेरी बातचीत हो गई। तो कमेंट्स बहुत ज़्यादा थे। अगर एक एक दो दो कमेंट भी लें तो 30 मिनट से, 30 कमेंट्स 30 मिनट ले ही लेता है। खैर, पर अच्छा लगा ये जानकर। आई एम फीलिंग ऑनर्ड। थैंक यू। दिनेश जी कह रहे हैं, किसी ने बिल्ली खंबा नोचे मोना चौधरी सीरीज के साइड में, किसी, अच्छा, कह रहे हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे मोना चौधरी सीरीज का को साइड में अपलोड करें। अच्छा ठीक है दिनेश जी, मैं समझ गया आपका तात्पर्य, कि आप कह रहे हो जिस तरफ मुद्रा राक्षस उस तरफ अपलोड कर दें, तो ठीक है, मैं प्रयास करता हूँ। लेकिन कम से कम एक हफ्ता दीजिए, कम से कम। ठीक है। अ, आगे बढ़ते हैं। विक्रम बोरा जी के अवतार बोरा जी कहते हैं, विक्रम बोरा जी, अवतार बोरा जी कहते हैं, विक्रम भाई कहानी में बहुत मजा आ रहा है। आपने तो एकदम से बंद करके हमारा चैन ही खराब कर दिया। क्या क्या बंद कर दिया? आशा है अगला भाग जल्द अपडेट करेंगे। अच्छा, अब अवतार जी, वो मीटर देखा करो ना, 1 घंटे तक चला गया। खैर, आज मैंने इसीलिए थोड़ा आगे बढ़ा दिया। हालांकि मुझे नहीं पता था कि आपने ये कमेंट किया हुआ है, लेकिन बढ़ा मैंने इसलिए दिया क्योंकि हमारा देवराज चौहान वाला हिस्सा जो है बहुत कम था। तो मुझे लगा कि कुछ और आगे पता चल जाए। मतलब चाहता तो मैं ये था कि देवराज चौहान किसी गर्दन पर हाथ डाल दे, लेकिन वो हुआ नहीं अभी तक। कोई नहीं, अगले भाग में सही। बट एकदम से बंद करके हमारा चैन खराब कर दिया। नहीं अवतार भाई, चैन नहीं खराब किया, वो आपको बुरा लग गया, वो मैं समझ सकता हूँ, होता है ऐसा। ये 1 घंटे वाला एपिसोड
में कहानी सुनना ऐसा ही है जैसे आप लोगों ने कभी सड़क पर चाय पी होगी किसी चाय वाले खोखे से। कई बार होता है ना कि चाय वाले ने चाय अच्छी बनाई होती है, लेकिन वो ग्लास इतना छोटा होता है कि जब तक चाय का स्वाद आने लगता है चाय खत्म हो जाती है। और जब उससे कहते हैं ना कि एक और बना, तो वो बात नहीं बनती उसमें। मैं समझ सकता हूँ आपके साथ कुछ वैसा ही हुआ होगा। मैं समझ रहा हूँ आपकी भावनाएं कहाँ से आ रही हैं, कोई बात नहीं। आपके कमेंट के लिए धन्यवाद। ओके, सनातन भाई 5वें पे पहुंच गए हैं। हाँ, कहते हैं बहुत अच्छी कहानी चल रही है, धन्यवाद। धन्यवाद सनातन भाई। इस एपिसोड में और मजा आएगा। what 1 मिनट से ट्रांसलेट करना पड़ेगा। अमर जी ने कुछ लिखा तो है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये है पंजाबी में। इसमें 2-3 अक्षर तो मेरे को समझ में आ गए हैं। वो जो रा है या का है। हाँ, कहानी बहुत बढ़िया चल रही है, बहुत दिलचस्प बातचीत। हाँ जी, अच्छा लगा मुझे भी ये जानकर कि आपको मेरी बातचीत अच्छी लग रही है। मुझे बस ट्रांसलेट का सहारा करना पड़ रहा है। आपने पंजाबी में लिख दिया है। मैं 2-3 अक्षर तो बहुत आसानी से वो कर रहा हूँ, मैंने कोशिश भी की थी, लेकिन पूरी तरह से नहीं वो कर पाया। अब जैसे ये म है, ये थ है, और ये, अच्छा ये व है, और ये र है। ओके, और ये भ है लेकिन म है, यानी वी क र भ म। ठीक है, कहानी बहुत बढ़िया चल रही है विक्रम साहब। थैंक यू अमर जी। वाकई कहानी तो बढ़िया चल रही है। अगर आपका हाथ, मैंने पहले भी देखा है आपने पंजाबी में ही कमेंट किए हैं। हो सकता मैं थैंक यू लिखकर इसलिए काम चला देता था कि मैं यार इस पे ना ट्रांसलेट नहीं हो रहा है, तो इसे उठाकर मैं गूगल ट्रांसलेट में डालकर ही ट्रांसलेट कर पाता हूँ। ठीक है, तो कई कई बार फिर चलते चलते ऐसा हो जाता है कि यानी आलस आ जाता है कि यार, तो इस चक्कर में मैं सिर्फ, तभी आपने, मुझे लगा अब समझ में आ रहा है मुझे कि आपने लिखा कि यार क्यों मेरा कमेंट का जवाब नहीं देते, और मैं आपको केवल थैंक यू लिख देता था। अब आप मेरी दुविधा समझ गए होंगे, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि आप अपने आप को चेंज करें। मेरे पास गूगल ट्रांसलेट है, मैं साथ के साथ ट्रांसलेट कर लेता हूँ। खैर, धन्यवाद आपके कमेंट के लिए। अजय ठाकुर साहब कह रहे हैं मुखिया नॉवल का नेक्स्ट पार्ट भी है क्या देवराज सीरीज का? नहीं भाई अजय ठाकुर साहब, ये बात शायद हमारी पहले भी हो चुकी है। मुखिया नॉवल का कोई नेक्स्ट पार्ट नहीं है। और 2-3 जो धुरंधर हैं उन्होंने हमें उत्तर दिया था, मेरे ख्याल से एक विजय जी ने दिया था, या शायद महेंद्र जी ने दिया था, और एक कृष्णा बहन ने हमें बताया था कि नहीं है मुखिया का कोई अगला भाग, जो कि मुझे भी लगता है कि नहीं है। खैर, आपके कमेंट के लिए धन्यवाद। घूमना फिरना भाई ने थम्स अप दिया है, और क्या कहते हैं इसे, सिग्नल, जब हम कहते हैं बहुत बढ़िया, हाथ से जब हम कहते हैं बहुत बढ़िया, तो वो वाला इशारा किया हुआ है। धन्यवाद घूमना फिरना भाई। अशोक नारायण शर्मा साहब कह रहे हैं बेस्ट नॉवल। धन्यवाद अशोक जी। बेस्ट नॉवल इन्होंने वो सुनील वाली कहानी को कहा गया है, सुरेंद्र मोहन पाठक जी, सुरेंद्र मोहन पाठक जी की ब्लो अप कहानी को, जिसका नाम मैंने दोहरी चाल लिख दिया था। कृष्णा बहन का कमेंट है बढ़िया कहानी विक्रम भाई, आपका पढ़ने का अंदाज बहुत ही अच्छा है। कान थक गए देवराज चौहान की एंट्री के लिए, देखे कब आता है, बढ़िया प्रस्तुति है। आ गया आ गया कृष्णा बहन, आ गया देवराज चौहान। बस ये है कि अभी अपने रूप में नहीं आया असली, वो मुझे लग रहा है अगली बार ही आ जाएगा। तो इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं। खैर, आपके कमेंट के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। पवन कुमार गोयल साहब कह रहे हैं गुड वन। धन्यवाद पवन जी।
हाँ, शब्बीर भाई हैं। विक्रम भाई, आपके क्रिएटिव एफर्ट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद शब्बीर भाई, बड़े दिनों बाद आप सामने दिखे, अच्छा लगा। अ, अच्छा, शब्बीर भाई का अगला कमेंट लिखा हुआ है उन्होंने। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मेरी तारीफ करने पर मैं खुश हो रहा हूँ इसलिए मैं उनकी बड़ाई कर रहा हूँ। वैसे वो भी हो जाता है, लेकिन वैसे ही शब्बीर भाई हमारे, कृष्णा बहन और शब्बीर भाई ने तो बहुत पहले से कमेंट करना शुरू किया है, मतलब सभी ने। लेकिन ये लोग कंसिस्टेंट हैं तो इसलिए दिमाग पर छाप रह जाती है। अगला कमेंट है शब्बीर भाई का। विक्रम भाई, आप बेहतरीन सूत्रधार हो। 3 लाल दिल। भाई कुछ दिनों से सर्दी जुकाम हो गया था, ओहो। तो कमेंट्स नहीं कर पा रहा था, लेकिन हर रोज आपके अपडेट्स देखता था, लगे रहो। धन्यवाद शबीर भाई। सर्दी जुकाम का तो हाँ ऐसा ही है, और बाकी मुझे तो लगता है कि ये जो जुकाम नाम की बीमारी है ना, ये नहीं होनी चाहिए आदमी को। कुछ और मर्जी हो जाए, क्योंकि ये ना आदमी को ना जीते में ना मरते में छोड़ता है। यानी आप कह कुछ नहीं सकते और कर भी कुछ नहीं सकते, बस ये इस हालत में छोड़ देता है आदमी को। विक्रम भाई, आप निस्वार्थ काम कर रहे हो, मालिक आपको आपकी मेहनत का बेहतरीन फल दे। धन्यवाद शबीर भाई, मालिक सबको सबकी निस्वार्थ मेहनत का फल दे। खुश रहो। धन्यवाद। हर कहानी को कृपा करके एपिसोड वाइज ही अपलोड करें। जी अवश्य। पूरे उपन्यास की लंबाई देखकर ही हिम्मत नहीं होती, लगता है जैसे बड़ा पहाड़ चढ़ना है। सही कहा, बिल्कुल। और उसमें स्किप हो जाता है, और नहीं तो, और उसमें ना चिड़चिड़ाहट कैसे होती है मैं बताता हूँ, देखो। मैं अभी सुन रहा हूँ, मान लो हमने 35 मिनट या 36 मिनट की कहानी सुनी और कोई काम आ गया। पूरा तो 6 घंटे तो क्या है, 1 घंटा भी कोई नहीं सुन पाता होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि आप सोते सोते सुन लेंगे, तो भी आपको उतनी देर में नींद आ जाएगी। यानी कहानी चल जाएगी और आपको पता ही नहीं होगा कि आप सो चुके होंगे 15वें 16वें मिनट में। तो बहुत रेयर होता है कि आप पूरा 1 घंटा भी एक लाइन में सुन लें। ठीक है। हाँ, हो सकता है कि आप मतलब वॉक शॉक कर रहे हो सुबह, या किसी और काम में हो, उसके साथ साथ जब आप अकेले हों और कोई ऐसा लंबा काम कर रहे हैं जो 1 घंटे से ऊपर जा रहा हो, तो हो सकता है आप सुन पाए। ठीक है। और उस वही वो 6 घंटे का एपिसोड हो, तो जब आप दोबारा आ जाएंगे तो पहली बात तो आपको पहले 5 मिनट तो आपको ढूंढने में लगते हैं कि कहाँ था मैं यार, यहाँ था कि वहां था। तो हो सकता है कई बार आप पिछले 5 मिनट पहले फिर से सुने और फिर वहां तक पहुंचे, तब तक आपके 10 मिनट पूरे हो चुके होते हैं, फिर बंद। तो बहुत गड़बड़ वाला काम है, खैर। और 1 घंटे का एपिसोड से एक एक पायदान आगे बढ़ने में आसानी होती है। आप ज्यादा लंबाई वाले वीडियोस का व्यूज रेट देख लें, बहुत कम लोग सुनते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा, मैंने आपको बता दिया उसका कारण क्या है। बाकी हाँ, व्यूज की, यानी लोग देखते हैं, ये अच्छी बात है। मुझे लगता है कि देखने के बाद, देखने को तो कोई भी आदमी कितनी भी देर के लिए देख ले, देखने के बाद जैसे आप प्रतिक्रिया देते हैं, वो एक मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। कि लगता है ना कि यार हाँ, कुछ लोग वाकई दे मीन इट व्हेन दे वॉच इट। खैर, आपके कमेंट के लिए धन्यवाद, और अपना ख्याल रखिए। भगवान आपको सर्दी जुकाम से भी बचाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजेश जी कह रहे हैं वेरी नाइस, और वेरी नाइस का वो जो हाथ का सिंबल, धन्यवाद। टेम्पल जी कह रहे हैं क्राइम वर्ल्ड में माफी नहीं होती, कोई बेचारा नहीं होता। तीनों की जान, तीनों की जान बच गई। अच्छा। हम्म। क्राइम वर्ल्ड में कोई माफी नहीं होती, कोई बेचारा नहीं होता। ओके। तो आप उसके लिए कह रहे हो वो जो मुखबिर था। खैर, देवराज चौहान इसीलिए तो देवराज चौहान है। वो आदमी, देखिए अच्छा आदमी कौन होता है, कहने का मतलब हमें कोई भी आदमी अच्छा लगता है, वो किस लिए लगता है? वो उसके हौसले को देखकर लगता है कि वो अच्छा है। हौसला मतलब, हौसला मतलब होता है रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। रिस्क टेकिंग कैपेसिटी का मतलब जरूरी नहीं है कि रिस्क टेकिंग कैपेसिटी का मतलब शेर के पिंजरे में घुस जाना ही। ये जानते हुए भी कि ये आदमी गलत कर सकता है, उसे माफ कर देना कहना चाह, वो भी एक रिस्क है। जो एक देवराज चौहान जैसा दिलेर आदमी ही ले सकता है। खैर। हम्म,
आगे क्या लिखा है? संतोष कुमार चतुर्वेदी जी कह रहे हैं कमेंट्री करनी भी नहीं चाहिए, मौलिकता नष्ट हो जाती है। किस चीज की कमेंट्री नहीं करनी चाहिए? मैं समझ नहीं पाया। अब मुझे इन्होंने लिखा हुआ है दोहरी चाल पर। संतोष कुमार जी, इस कमेंट को मैं पेंडिंग रखता हूँ। आपका उत्तर मैं कल दूंगा। मैं देख लूं कि मैंने क्या कमेंट्री करने को कहा जिसके ऊपर आपने ये उत्तर दिया। खैर, आपके कमेंट के लिए धन्यवाद। हम्म, आप कैसे हो विक्रम भाई, बहुत अच्छा नॉवल है। मिंटू जी कह रहे हैं, मिंटू जी आप भी काफी दिनों बाद आपने कमेंट किया है, धन्यवाद। मैं बहुत बढ़िया हूँ, उम्मीद है आप भी अच्छे होंगे। और आप डकैती का जादूगर के पहले भाग पर ही हैं। जल्दी जल्दी सुनिए और आइए हमारे साथ मिलिए 7वें एपिसोड में कल। आरती रॉय जी कह रही हैं, हेलो विक्रम जी, क्या हाल चाल है? नमस्ते। आप बहुत अच्छी कहानी सुनाते हैं। बस देवराज के लिए ही कहानी सुनती हूँ, लगता है सारी स्टोरी एक साथ ही सुन लूं। आप अच्छा बोलते हैं, थैंक यू। थैंक यू आरती जी। एक साथ मैंने अभी जैसे बताया कि एक साथ सुनने में मतलब एक तो मुझे रिकॉर्ड करने में समस्या होगी, वो तो है ही है। सुनने वाला भी मुझे नहीं लगता एक साथ सारी स्टोरी सुन सकता है। हाँ, वो आपको थोड़ी तसल्ली हो जाती है कि चलो सारी स्टोरी मेरे पास आ गई, अब मैं जब चाहे तब सुन सकता हूँ। इट इज लाइक और ऐसा कई लोगों के साथ होता है, खास तौर पे एकेडमिक्स की बुक्स के साथ ज्यादा होता है। आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि जब हमारी क्लास चेंज होती थी ना तो नई किताबें आती थी। तो नई किताब जैसे ही बुक्स नहीं लाए तो नया नया जोश आना गया, और इस साल से ना पूरा पहले दिन से ही मेहनत करनी है। आखिरी वाले पेपरों वाले दिन पढ़ना नहीं है, सिर्फ पूरा साल जम के मेहनत करनी है। और बैठकर नई नोटबुक पर टाइम टेबल बनाना, पूरा स्केल उकेल से लाइनें वाइनें लगाकर सुबह 7 बजे इंग्लिश, ये वो ऐसे। फिर पहली बुक खोली, उसको उसके 2-3 पन्ने पढ़े। जब तक नीचे तक आए पढ़ते हुए तो ऊपर क्या पढ़ा था वो भूल गए, इंटरेस्ट खत्म हो गया। फिर उसको छोड़ दिया और अगले चैप्टर पे चले गए, उसे भी छोड़ दिया। 2-3 दिन में क्या हालत होगी कि उस किताब को उठाते हैं, देखते हैं यार ये चैप्टर तो पहले ही देखा हुआ था, ये देखा हुआ था, इसमें से इंटरेस्ट चला गया, इसमें से इंटरेस्ट चला गया। कुछ इस तरह हाल हो जाता है जब हमारे पास सारी चीज आ चुकी होती है उस तब। खैर, अपनी अपनी फितरत है, हो सकता है किसी को ये हो कि मैं पूरी कहानी एक ही बारी में सुनूं तभी मजा आएगा। तो खैर, हमारे यहाँ तो हम 1-1 घंटे की ही कहानी प्रेजेंट कर सकते हैं, तो उम्मीद है आप एडजस्ट कर लेंगे। खैर, आपके कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 38 शैलेश भाई भी कह रहे हैं, हर एक हर एपिसोड का इंतजार करना बहुत मुश्किल है, इसलिए कृपया हर दिन हर कहानी के कम से कम 2 एपिसोड अपलोड करें। शैलेश भाई, सजा मत दो यार, सजा मत दो। एक एपिसोड ही कर पाऊंगा। बुरा लग रहा होगा आपको, लेकिन मैं क्या करूं, क्षमा करें। मैं क्या सुझाऊं आपको, आप थोड़ा कोई और कहानी सुन लीजिए फिलहाल। 3-4 एपिसोड इकट्ठे हो जाने दीजिए, फिर इकट्ठे सुन लेना, है ना? ये कर सकते हैं। तब तक आप कोई 100 डेज या डॉन जी या आतंक का पहाड़ वगैरह सुनकर आइए, तब तक ये रिकॉर्ड हो चुकी होगी। ठीक है, बाकी आपके कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठाकुर आलोक जी कह रहे हैं, मिस्ड कॉल किसी चैनल पर शायद अपलोडेड है। यार मैंने तो नहीं देखी, अगर है तो कृपया एक लिंक जरूर दे देना। ऐसे अगेन मेरा तात्पर्य किसी ढंग के चैनल पर है तो, यानी जहां पर किसी मनुष्य ने बोला हो। ठीक है, तो मैं बदल दूंगा। खैर, आपके कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, हमारे सारे कमेंट्स हो चुके हैं और मैं इस एपिसोड को अपलोड करता हूं।
आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ बने रहें और अगले एपिसोड में डकैती का जादूगर पार्ट 7 में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।